वेलकम टू 365 डेज टू द वेडिंग सीजन 2 की स्टोरी जहाँ सीजन 1 एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है, जहाँ रिका और ताकुया ने फाइनली एक दूसरे से अपने दिल की बात कहने के बाद डिसाइड कर लिया है कि अब ये दोनों शादी करने वाले हैं। एंड ये चीज इन्होंने अपने ऑफिस में भी अनाउंस कर दिया था, जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में पता चला कि इनके फेक वेडिंग को एंड किए हुए 1 महीना हो चुका है। और आज सुबह सुबह रिका ताकुया के घर आई ताकि ये दोनों साथ में ऑफिस जा सके। एंड जैसे ही रिका के डोर बेल रिंग करने पर ताकुया बाहर आया, इन दोनों ने एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश करने के साथ साथ किस भी किया। और वहीं हमें ऑफिस में पता चला कि आशा को यहाँ से जाने से पहले अपनी जगह किसी को मैनेजर बनाने के लिए सेलेक्ट करने वाली हैं। और हाँ, भले ही रिका और ताकुया दोनों सच में शादी करने वाले हैं, बट दोनों अभी भी साथ में नहीं रहते हैं, बल्कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ इवनिंग एक दूसरे के साथ बिताते हैं। बट हाँ, ये दोनों साथ में शॉपिंग करते हैं और खाना भी बनाते हैं, जिसकी वजह से जाहिर है ये दोनों धीमे धीमे पहले से और ज्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। और आज जब ये दोनों खाना खा रहे थे, हमें पता चला इन दोनों ने मिलकर एक रूल बनाया है कि हर अल्टरनेट डे पर एक एक करके दोनों 5 मिनट के लिए कुछ ना कुछ बात करेंगे, क्योंकि बिना इस रूल के दोनों सिंपली एक दूसरे को पूरे दिन सिर्फ और सिर्फ देखे ही जा रहे थे। और अभी ये दोनों इस बारे में भी बात कर रहे हैं कि आशा को जाने से पहले आखिर किसको मैनेजर बनाकर जाएंगी। और हाँ, 1 महीने से ज्यादा टाइम होने के बावजूद भी अभी तक इन दोनों ने अपने मैरिज को रजिस्टर नहीं कराया है। हालांकि इसके लिए इन्हें सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल सा साइन करना है, बट इनका सबसे बड़ा डर इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात करना है। एंड इन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये दोनों अपने पेरेंट्स से क्या कहेंगे। और अभी ये दोनों अपने मैरिज के बारे में बातें कर ही रहे थे कि तभी रिका ने ताकुया से कहा कि आखिर जब 2 लोग शादी करते हैं तो उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। एंड थोड़ी देर सोचने पर ताकुया ने कहा कि शायद मैरिज से पहले लोग एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। एंड सिंस ये चीज पहले ही हो चुका है, इसलिए रिका का कहना है तुम इस चीज पर एक मार्क लगा सकते हो। जिसके बाद सेकेंड चीज ताकुया ने बताया, जनरली ज्यादातर फैमिली में लड़के और लड़की एक दूसरे को अपने फैमिली और पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराते हैं। एंड ये सुनते ही रिका के फेस एक्सप्रेशन से ये साफ है कि वो इस आइडिया के पूरी तरह से खिलाफ है। एंड ताकुया का भी यही कहना है। एंड अभी मैरिज सेरेमनी के बारे में बातें करते हुए ताकुया ने रिका को काफी और रिचुअल्स बताया। एंड ये सारी चीजें सुनकर रिका के फेस एक्सप्रेशन से साफ है इन सारे रिचुअल के बारे में सुनकर ही वो पूरी तरह से थक चुकी है। एंड जब फाइनली ताकुया ने कहा कि मैरिज के बाद फिर आता है हनीमून, एंड उसके बाद हमें साथ में सेम घर में रहना पड़ेगा, एंड उसके बाद बच्चे होंगे। और अभी ताकुया ये सारी चीजें काफी इजीली कह पा रहा है, लेकिन वहीं उसकी ये सारी बातें सुनकर रिका पूरी तरह से एम्बैरेस्ड फील कर रही है। एंड जैसे ही ताकुया ने बच्चे पैदा करने के बारे में कहा, रिका ने उसे तुरंत आगे कुछ और बोलने से रोक दिया। और साथ ही रिका का कहना है कि शायद हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अभी तक हम दोनों एक दूसरे को कंफर्टेबली किस भी नहीं कर पाते हैं। बट हाँ, शादी करने के लिए जिन भी चीजों की जरूरत होती है शायद वो हमारे पास है, जो कि मैं, तुम और कामा-चान है। तो चलो इस तरह से शादी करते हैं जिससे हम तीनों कंफर्टेबली साथ में रह पाएं। एंड ये सुनकर रिका के साथ साथ ताकुया भी शादी के लिए सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है, और अभी ताकुया घर की साफ सफाई करते हुए कामा से रिका के बारे में बातें कर रहा है कि आखिर वो इस मैरिज के बारे में क्या सोचता है। एंड ताकुया को ये भी लग रहा है कि कामा को रिका के साथ एडजस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। एंड वहीं साफ सफाई करते हुए जब ताकुया के मन में अचानक से आया कि वो शादी करने के बाद रिका के साथ रहेगा एंड रिका से सुबह सुबह उठाएगी भी, ये सोचकर ताकुया सच में काफी शाई फील कर रहा है, बट मनी मन वो बहुत ज्यादा खुश भी है। एंड इसके थोड़ी ही देर बाद ताकुया को रिका का मैसेज रिसीव हुआ कि मेरे हाथ में अभी काफी वेजिटेबल्स हैं, तो क्या तुम मेरी मदद करने के लिए स्टेशन तक आ सकते हो। एंड ये मैसेज रिसीव होते ही तुरंत ताकुया रिका की हेल्प करने के लिए स्टेशन पर आ गया। और अभी रिका को इतना खुश देखकर ताकुया को भी सच में काफी अच्छा लग रहा है, और उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है इस सामने जो लड़की खड़ी है वो जल्दी मेरी वाइफ बनने वाली है। और अभी जो चीज ताकुया के मन में रिका को लेकर चल रही है, वो सेम चीज रिका के मन में भी ताकुया को लेकर चल रहा है। और दोनों एक दूसरे को अभी देखकर सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा है ये दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। और हाँ, रिका इस चीज से बहुत ज्यादा खुश है कि इतने छोटे काम के लिए भी ताकुया उसके बुलाने पर तुरंत आ गया। और वहीं ताकुया भी इस चीज से काफी खुश है कि वो रिका का इतने छोटे काम के लिए भी हेल्प कर पा रहा है, एंड रिका उस पर डिपेंडेंट हो सकती है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों एक कैफे में चाय पीने आए हैं, और जैसा कि इन दोनों ने डिसाइड किया था, ये दोनों डेली अपने लाइफ के बारे में 5 मिनट एक दूसरे से शेयर करते हैं। और ऐसा लग रहा है मानो रिका आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसे बताने के लिए सच में काफी एक्साइटेड है। जिसके बाद फाइनली रिका ने आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ताकुया को बताना स्टार्ट किया। और हालांकि इन दोनों ने एक दूसरे से अपने दिन के बारे में बस 5 मिनट शेयर करने का डिसाइड किया था, बट रिका को ताकुया से बात करने में इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि देखते ही देखते उसे पता नहीं चला कि कब 1 घंटा बीत गया। एंड इतने देर ताकुया से बातें करने के बाद रिका भी यही सोच रही है कि मैं ताकुया से चाहे कितनी भी देर बात कर लूं, वो हमेशा मेरी बातें सुनते हुए खुशी रहता है। और वहीं ताकुया के मन में चल रहा है कि मैं रिका की बातें चाहे कितनी देर भी सुन लूं, मैं कभी भी बोर नहीं होता, और मेरा बस चले तो मैं पूरे दिन रिका की बातें सुन सकता हूँ। एंड ये थॉट मन में आने के बाद जहाँ ताकुया को लग रहा है कि रिका बेस्ट है, वहीं रिका का भी मानना है ताकुया उसके लिए बेस्ट है। एंड इसके बाद वापस घर जाते हुए अभी भी रिका ताकुया की तरफ देखते हुए यही सोच रही है कि ताकुया का चाहे शैडो हो या उसका बाल या उसकी बातें, हर एक चीज बेस्ट है। एंड ताकुया के साथ ऐसे जस्ट खड़ा रहना भी मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। और अभी ये दोनों वॉक कर ही रहे थे, तभी ताकुया ने रास्ते में एक पार्क नोटिस किया, इसलिए उसने रिका से कहा सिंस हम यहाँ पर हैं ही तो क्यों ना हम दोनों पार्क के अंदर चलें। एंड ताकुया के ये कहते ही रिका ने उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया ताकि ये दोनों हाथ पकड़ के पार्क में वॉक कर सकें। एंड इस चीज से ताकुया भी सच में बहुत ज्यादा खुश है। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। आज फाइनली इन दोनों ने मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने का डिसाइड कर लिया है, बट जैसे ही ताकुया ने फॉर्म की तरफ देखा उसने नोटिस किया कि इस फॉर्म पर कामा के काफी ढेर सारे फुटप्रिंट हैं। और अभी ये देखकर ताकुया थोड़ा मायूस
हो ही रहा था कि तभी रिका ने काफी ढेर सारे और मैरिज फॉर्म निकाला। एंड शायद ताकुया के लिए इसे सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि रिका हमेशा हर एक चीज को लेकर पहले से ही काफी प्रिपेयर्ड रहती है। एंड फिर से इस चीज की वजह से ताकुया रिका से काफी इंप्रेस्ड है एंड उसने हर एक चीज के लिए उसे थैंक यू भी कहा। और अभी फाइनली मैरिज रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते हुए इन दोनों को सच में काफी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब ये मैरिज एक रियलिटी बनने वाला है। एंड फॉर्म फिल करते हुए जब ताकुया ने रिका के फॉर्म में नोटिस किया कि उसके पेरेंट्स का सरनेम सेम नहीं है, ये देखते ही ताकुया सोचने लगा कि आखिर रिका के पेरेंट्स के साथ क्या हुआ होगा। बट उसे लग रहा है कि शायद अभी इस बारे में पूछने का सही टाइम नहीं है। और जब फॉर्म में इन्हें अपना न्यू रजिस्ट्रेशन डोमिसाइल फिल करने की बारी आई, ताकुया सोच रहा है कि आखिर इन्हें किस जगह का नाम लिखना चाहिए। एंड उसके पूछने पर रिका ने बताया तुम जापान में किसी भी जगह का नाम लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि तुम वहाँ पे रहते हो या फिर नहीं, बट हाँ वो प्लेस जापान में एग्जिस्ट करना चाहिए। एंड ये सुनकर ताकुया ने सजेस्ट किया कि अगर ऐसा है तो क्यों ना हम उस पार्क का नाम लिखें जहाँ पर हमने सबसे पहले अपनी फेक वेडिंग करने का डिसाइड किया था। एंड ये आइडिया रिका को भी सच में काफी अच्छा लगा। एंड स्टैंप और साइन करने के बाद अब बारी है इनके विटनेस की। एंड काफी देर सोचने के बावजूद भी रिका और ताकुया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये दोनों किससे विटनेस बनने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि जाहिर है ये दोनों इस बारे में अपने पेरेंट्स को बिल्कुल बता नहीं सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एक रेस्टोरेंट का दिखाया जाता है और अभी रिका, ताकुया और आसाको तीनों साथ में बैठे हुए हैं। और आसाको इस चीज से थोड़ी सरप्राइज्ड है कि रिका चाहती है कि मैं उसकी विटनेस बनूं। हालांकि आसाको को इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही उसने ये भी कहा कि मैं इस बारे में अपने हस्बैंड से भी बात कर लूंगी। और साथ ही आसाको ने रिका और ताकुया को ये भी सजेस्ट किया कि तुम दोनों को अपने पेरेंट्स से इस बारे में जरूर बात कर लेना चाहिए क्योंकि यूजुअली विटनेस पेरेंट्स ही बनते हैं। और साथ ही आसाको ने इन्हें ये भी समझाया कि भले ही शादी एक दिन में हो जाता है बट ये लाइफ टाइम चलेगा, इसलिए मैं यही सजेस्ट करूंगी कि इस बारे में हमारे पेरेंट्स को पता होना चाहिए। एंड आसाको से ये सारी बातें करने के बाद जब रिका और ताकुया वापस घर की तरफ जा रहे थे, ताकुया ने तुरंत रास्ते में रिका से कहा कि एट द एंड मुझे अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताना ही है, तो मैं सोच रहा था कि मैं उन्हें शादी करने से पहले ही बता दूं। एंड ये सुनकर रिका ने भी ताकुया से कहा कि मैं भी यही सोच रही थी और मैं भी अपने पेरेंट्स से इस बारे में बता दूंगी। एंड ये सुनकर ताकुया का कहना है कि तुम इस चीज से प्रेशर्ड मत फील करो, मैं अपने पेरेंट्स को बता रहा हूँ तो तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताने की जरूरत है। जिसका रिका ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है एंड मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि इस बारे में मैं अपनी मॉम को बता दूंगी। और साथ ही रिका ने ताकुया से ये भी पूछा कि अगर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है तो क्या हम दोनों अपने पेरेंट्स को एक साथ कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन सब चीजों के बारे में अपनी मॉम से बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं करती हूँ। एंड ये सुनकर अभी ताकुया ये सोच ही रहा था कि शायद रिका एंड उसके मॉम का रिलेशन थोड़ा अच्छा नहीं है, कि तभी रिका ने उसे बताया ऐसा नहीं है कि मैं और मेरी मॉम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं है, बट हाँ सिंस शादी की बात है इसलिए मुझे थोड़ा हिचकिचाहट हो रहा है। एंड ये सारा कन्वर्सेशन के बाद दोनों ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आज रात 8 बजे ये दोनों अपने पेरेंट्स को एक साथ कॉल करेंगे। एंड इसके बाद फाइनली जब रात का 8 बजा, रिका और ताकुया दोनों ने अपने अपने पेरेंट्स को कॉल किया, बट जहाँ रिका की मॉम ने उसका कॉल नहीं रिसीव किया, वहीं ताकुया के डैड ने तुरंत उसका कॉल रिसीव कर लिया। एंड ताकुया ने उन्हें फाइनली बताया कि मैं अपनी कोवर्कर रिका से शादी करने वाला हूँ। एंड ये सुनकर ताकुया के फादर शायद थोड़े कंफ्यूज्ड हैं, इसलिए उनका कहना है कि क्या तुम फिर से उससे शादी कर रहे हो। एंड ये सुनकर ताकुया ने उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन किया कि नहीं, इस बार हम दोनों नकली शादी नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बार मैं रिका से सच में शादी करने वाला हूँ। एंड ताकुया के हर एक चीज बताने पर शायद उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट उसके फादर ने इस शादी को काफी इजिली एक्सेप्ट कर लिया, जो कि उसके लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है। बट हाँ, ताकुया के फादर ने उससे ये भी कहा शादी करने के बाद तुम एक बार घर जरूर आना। और जहाँ ताकुया के लिए अभी भी ये यकीन कर पाना काफी मुश्किल हो रहा है कि उसके फादर ने इस शादी को काफी इजिली एक्सेप्ट कर लिया, वहीं रिका की मॉम ने अभी तक उसका कॉल रिसीव नहीं किया, जिसके वजह से जाहिर है रिका का कॉन्फिडेंस अब धीमे धीमे कम हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब नासुमी ने रिका की मॉम को उसके रियल शादी के बारे में बताया, ये सुनकर रिका की मॉम अब थोड़ी परेशान भी हैं, क्योंकि जब उन्हें पता चला था कि रिका की शादी शुरुआत में एक फेक था, वो उस टाइम थोड़ी रिलैक्स थी, बट अब ये जानकर कि रिका सच में ताकुया से शादी करने वाली है, वो अब थोड़ी परेशान हो रही है। एंड उनका ये फेस एक्सप्रेशन और बातें सुनकर जब नासुमी ने उनसे कहा ताकुया सच में एक अच्छा लड़का है, रिका की मॉम का कहना है कि हाँ ताकुया अच्छा लड़का होगा, बट तब तक जब तक उसकी रिका से शादी नहीं हुई है, शादी होने के बाद अपना रियल फेस दिखाएगा, क्योंकि ओसोहारा ऐसे ही होते हैं। और वहीं रिका की मॉम की ये सारी बातें सुनकर नासुमी उनसे जानना चाह रही है तो क्या आप रिका के शादी के खिलाफ हैं, जिसका रिका की मॉम ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, और रिका अब एडल्ट है तो उसे शादी करने का और अपनी लाइफ जीने का पूरा हक है, बट मेरे बस में रिका के लिए जो कुछ भी करना होगा मैं वो करूंगी। एंड ये सारी बातें कहने के बाद रिका की मॉम ने नासुमी से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज क्या तुम कुछ दिन और रिका का ख्याल रख सकती हो। एंड रिका की मॉम की ये सारी बातें सुनकर नासुमी को लग रहा है कि ये पूरा सिचुएशन अब धीमे धीमे काफी अजीब होते जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ रिका इस चीज से सच में काफी मायूस है कि उसकी मॉम ने कई बार कॉल करने के बावजूद ही कॉल पिक नहीं किया। एंड इसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। एंड रिका के साथ ऑफिस जाते हुए ताकुया ने उसे अपने फादर के साथ जो भी बातें हुई उसके बारे में बताया, और साथ ही ताकुया ये भी सोच रहा है कि जैसा मेरे फादर ने कहा था, क्या मुझे वापस घर जाना होगा और क्या इस बार मुझे रिका को भी साथ ले जाना चाहिए। हालांकि इस बार पिछली बार की कंपैरिजन सिचुएशन पूरी तरह से अलग है, बट फिर भी अगर रिका को कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। और वहीं बातें करते हुए रिका ने बताया कि मेरी मॉम ने कॉल पिक नहीं किया, बट उन्होंने मैसेज किया कि वो अभी फ्लाइट में है, इसलिए वो कुछ टाइम बाद मुझे कॉल करेंगी। बट वहीं अपने मॉम का ये मैसेज रिसीव करने के बावजूद भी रिका को यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ लग रहा है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर उसके मॉम के मन में क्या चल
चल रहा है और वो सोच रही है कि क्या मुझे सच में अपनी मॉम को ताकुया से मिलाना चाहिए। और जहाँ अभी तक रिका और ताकुया को हमेशा अपनी चिंता रहती थी, लेकिन अब सिचुएशन चेंज हो चुका है और इन दोनों को अब एक दूसरे की ज्यादा चिंता हो रही है। एंड इस चीज की वजह से इन दोनों को अब समझ आ रहा है कि कोई दूसरा अगर आपकी लाइफ में हो तो कैसी फीलिंग होती है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन ऑफिस का दिखाया जाता है। एंड जॉर्ज ने अपने बैंड में कुछ मेंबर्स को ऐड करने के लिए ऑफिस में एक पोस्टर भी लगाया है। एंड ये पोस्टर देखकर रिका थोड़ी सरप्राइज्ड है एंड उसे लग रहा है कि जॉर्ज सच में एक फ्री स्पिरिट है एंड उसका जो दिल चाहता है वो करता है। और अभी रिका इस बारे में सोच रही थी कि तभी शिनिशी ने जॉर्ज से उसके बैंड में ऐड होने का रिक्वेस्ट किया। एंड जॉर्ज के पूछने पर शिनिशी ने उसे बताया कि मैं अपने कॉलेज बैंड में था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका और ताकुया ने घर जाने से पहले जॉर्ज के बैंड को देखने का डिसाइड किया। जब इन दोनों ने फाइनली पहली बार शिनिशी को उसके बैंड आउटफिट में देखा, ये दोनों सच में काफी सरप्राइज्ड हैं क्योंकि शिनिशी ने काफी स्टाइलिश लेदर जैकेट पहना है। एंड फाइनली जब शिनिशी ने गाना स्टार्ट किया, इनके बैंड का गाना और गिटार सुनकर पूरी ऑडियंस सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन वहीं शिनिशी अपनी पास्ट लाइफ के बारे में सोच रहा है कि आखिर मैंने शादी क्यों किया, क्योंकि शादी करने के बाद मेरी पूरी आजादी चली गई और मैंने अपने आप को अपने फैमिली के लिए डिवोटेड कर दिया। बट फिर भी ना मुझे उसके लिए प्रेज मिला, ना क्रेडिट मिला और ना ही किसी ने तारीफ की, इसलिए अब मैं अकेला सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। एंड इसके बाद फाइनली जब इनका म्यूजिक फिनिश हुआ और इन्होंने रिका और ताकुया को भी यहाँ देखा, ये सभी इन दोनों को देखकर यहाँ काफी खुश हैं। जिसके बाद बैंड के सभी मेंबर ने इन दोनों को भी अपने साथ पार्टी के लिए इनवाइट किया। पार्टी में सभी जहाँ एंजॉय कर रहे हैं, वहीं शिनिशी अपने पास्ट के बारे में सोच रहा है कि मैं जब स्कूल में था मैं हमेशा यही सोचता था कि बड़ा होकर मैं काफी कूल बनूंगा। पर शादी के कुछ टाइम बाद शिनिशी के वाइफ ने उससे कहा कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे सच में घुटन होती है, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना चाहती। और आज प्रेजेंट टाइम में शिनिशी के मन में यही चल रहा है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था बड़े होने के बाद मेरी लाइफ कुछ ऐसी होगी। एंड वही शिनिशी को इस हालत में देखकर जॉर्ज ने जब उससे कहा कि तुम अपनी वाइफ को थोड़ा टाइम दो एंड तुम दोनों के बीच में चीजें सही हो जाएंगी, शिनिशी ने तुरंत चिल्लाते हुए कहा कि आखिर हर एक ब्लेम मैं ही क्यों लूं और चीजें कभी भी कुछ सही नहीं होंगी। एंड मुझे जितना कुछ करना था मैंने अपना बेस्ट दिया, ना कि जॉर्ज तुम्हारी तरह जो तुम्हारा दिल चाहे तुम वो करते हो। वही मैंने हर एक चीज अपनी फैमिली के लिए सेक्रीफाइस किया। एंड आज मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि वापस अपनी फैमिली को जोड़ने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी कि वहीं दूसरी तरफ लग रहा है सबने ज्यादा ही पी लिया है एंड जॉर्ज भी लगातार उल्टी कर रहा है। एंड यहाँ हमें ये भी पता चला कि जॉर्ज जब हवाई में था उसके बेटे का एक एक्सीडेंट में डेथ हो गया। एंड किमूरा ने इन्हें ये भी बताया कि जॉर्ज को अपने बेटे से सच में बहुत ज्यादा प्यार था और ये दोनों हमेशा सर्फिंग किया करते थे। बट एक दिन जॉर्ज का बेटा सर्फिंग करने के लिए तो गया बट वो कभी लौट कर नहीं आया। एंड उस टाइम उसकी एज सिर्फ और सिर्फ 13 ईयर्स थी। एंड इस चीज की वजह से जॉर्ज और उसकी वाइफ का तलाक हो गया और वो दर्द जॉर्ज के दिल में आज तक है और शायद ये चीज कभी फिक्स भी नहीं हो पाएगा। और वहीं दूसरी तरफ शिनिशी ने जॉर्ज के बारे में जो कुछ भी कहा उस चीज को लेकर उसे सच में काफी दिल से रिग्रेट हो रहा है। और शिनिशी को जॉर्ज के बेटे के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए वो भी जॉर्ज से माफी मांगते हुए काफी दुख में है। लेकिन वहीं जॉर्ज का कहना है तुम्हें इस चीज की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और मैं एक अच्छा पिता बनना चाहता था। और हालांकि मेरे बेटे की जान हवाई में गई बट हवाई सच में काफी अच्छी जगह है और मैं जब वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ रहता था वो मेरे लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात मेरा बेटा मुझसे इंस्पायर्ड होता था, उस चीज से मुझे सच में काफी प्राउड फील होता था। एंड जॉर्ज का ये भी कहना है कि आज भी अगर मैं उस दिनों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अभी भी बिल्कुल समझ नहीं आता आखिर उस टाइम मुझे क्या करना चाहिए था। एंड ये सारी बातें कहते हुए जॉर्ज ने शिनिशी के कंधे पे हाथ रखते हुए उससे कहा कि शिनिशी तुम्हारे पास अभी भी चिंता करने के लिए लोग हैं, ये भी एक तरह से ब्लेसिंग ही है और हमेशा जैसा तुम चाहते हो लाइफ वैसी नहीं रहेगी, इसलिए जो भी चीजें तुम्हारे पास है उसका ख्याल रखो और उसकी इज्जत करो। जिसके बाद हम अगले सीन में दिखाया जाता है जॉर्ज की ये सारी बातें सुनकर शिनिशी की आंखों में आंसू हैं और वहीं शिनिशी और जॉर्ज की ये सारी बातें सुनकर बाकी सबको भी समझ आ रहा है कि ये दोनों सच में काफी दुख में हैं। जिसके बाद इन्होंने डांस करने का डिसाइड किया, जिसके बाद सभी इंक्लूडिंग रिका एंड ताकुया सभी डांस करने लगे। और अभी ये सब चीजें हो ही रही थी तभी पता नहीं क्यों शिनिशी बिल पे करने के बाद बिना किसी से कुछ कहे यहाँ से चला गया। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका और ताकुया घर जाते हुए अभी जो कुछ भी हुआ उसी के बारे में बातें कर रहे हैं। जहाँ ताकुया ने रिका से पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि जॉर्ज की बातें सुनने के बाद शिनिशी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया है। और आज से पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था अपनी परेशानियों की भी इज्जत करनी चाहिए और शायद ये मेरे लिए भी एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। और अभी ताकुया ये सब चीजें कह ही रहा था तभी रिका अचानक से उसके बालों से खेलने लगी और उसका कहना है मैं खुश हूँ कि मेरे पास चिंता करने के लिए काफी चीजें हैं और साथ ही मैं इस चीज से भी खुश हूँ कि तुम मेरे साथ हो। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन ताकुया के घर का दिखाया जाता है और रिका अभी कामा-चान की काफी पिक्चर क्लिक करने की कोशिश कर रही है बट लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो एक भी पिक्चर क्लिक नहीं कर पाई। जिसके बाद ताकुया ने उसे बताया कि हाँ मामा का पिक्चर क्लिक करना शुरुआत में काफी टफ हो सकता है बट मेरे पास एक ट्रिक है। और ये कहने के बाद ताकुया ने रिका को ये ट्रिक भी सिखाई जिससे वो कामा का पिक्चर क्लिक कर सकती है। और वहीं ऑफिस जाते हुए जब ताकुया ने नोटिस किया कि रिका सच में बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड है, ताकुया उससे इसके पीछे का रीजन जानना चाह रहा है। ताकुया ने ये भी कंफर्म किया कि आज तुम्हारा एक वो दिन है क्या जब तुम मैप्स देखा करती हो। एंड उसके पूछने पर रिका ने कंफर्म करते हुए बताया कि हाँ आज मेरी छुट्टी है और मैं आज के दिन का काफी दिनों से इंतजार कर रही थी और आज मैं ईडो मेजिमा देखने वाली हूँ। और अभी रिका की ये सारी बातें सुनकर और उसका फेस एक्सप्रेशन देखकर ताकुया यही सोच रहा है कि ऐसे दिनों पर मुझे रिका को देखना सच में काफी अच्छा लगता है क्योंकि इस टाइम पर वो सच में काफी खुश रहती है। और साथ ही ताकुया
ताकुया रीका से मेजमा के बारे में भी जानना चाह रहा है। एंड ताकुया के पूछने पर रीका ने उसे हर एक चीज बताया और साथ ही उसे ये भी बताया आज मैं उस ट्रैक पर भी जाने वाली हूँ। एंड ये सुनकर ताकुया रीका के लिए सच में काफी खुश है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसा कि रीका हमेशा अपने छुट्टी वाले दिन करती है वैसे ही उसने आज अपने प्लांट सिटी में पूरे अच्छे से घुमा और सच में काफी इंजॉय भी किया। और जब वो वापस लौटी और ताकुया से मिली, ताकुया सबसे पहले रीका से यही जानना चाह रहा है कि क्या आज तुमने इंजॉय किया ना। एंड आज जो कुछ भी हुआ वो बताते हुए रीका ने आज की पिक्चर्स ताकुया को दिखाई और जब बातें करते हुए रीका ने ताकुया को बताया कि पहले मुझे लगता था कि पानी के करीब रहने में सच में काफी अच्छा लगेगा, बट मेरे ख्याल से पहाड़ के पास भी रहना कुछ बुरा नहीं है। ये सुनकर ताकुया अब रीका से जानना चाह रहा है कि सिंस अभी रहने के लिए जगह की बात हो रही है तो क्यों ना हम दोनों साथ में रहने के लिए कोई जगह ढूंढ लें। और रीका भी काफी टाइम से इसी बारे में सोच रही थी। हालांकि उसे ताकुया के घर जाकर खाना खाना सच में काफी अच्छा लगता है क्योंकि ताकुया सच में काफी अच्छा खाना भी बनाता है। एंड ऐसे ताकुया घर जाने की वजह से रीका को लग रहा है मानो ताकुया ने एक बिल्ली अडॉप्ट कर लिया है। और अभी रीका इन सब चीजों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी ताकुया ने उससे कहा कि अलग अलग रहना बहुत हो गया और मैं तुम्हारे साथ जितना जल्द से जल्द हो सके रहना चाहता हूँ। ये सुनते ही रीका एम्बैरेसमेंट की वजह से ताकुया से दूर जाने लगी। एंड ये चीज ताकुया के लिए सच में काफी सरप्राइजिंग है, इसलिए वो थोड़ा कंफ्यूज्ड भी है और रीका जानना चाह रहा है क्या तुम इस आइडिया के अगेंस्ट हो। लेकिन वही रीका के मन में चल रहा है कि हालांकि मुझे इस चीज से काफी खुशी हो रही है कि ताकुया मेरे साथ रहना चाहता है, बट अभी तक मैंने उसे अपने बारे में हर एक चीज नहीं बताया है। और वहीं रीका के अचानक से नजरें फेरने की वजह से ताकुया यही सोच रहा है कि क्या रीका मेरे साथ नहीं रहना चाहती है या फिर मैंने कुछ उससे गलत कह दिया। बट भले ही ताकुया के मन में ये सब चीजें चल रही हैं, बट वहीं उसने रीका को ये भी बताया मैं एक बड़ा प्लेस लेने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि कामा को भी अच्छे से घूमने के लिए एक जगह मिल जाए। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जैसे ताकुया और रीका ने घर में एंटर किया, रीका ने उसे कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ चीजें हैं जिसके बारे में मैंने अभी तक तुम्हें नहीं बताया है और शायद इस बारे में मुझे काफी पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था और मैं बार बार एक राइट टाइम का इंतजार कर रही थी, बट मेरे लिए वैसा कोई राइट टाइम मिला ही नहीं। एंड ये सुनकर हालांकि ताकुया थोड़ा सरप्राइज्ड है, बट फिर भी वो रीका से हर एक चीज जानना चाह रहा है। जिसके बाद रीका ने घबराते हुए ताकुया को बताया कि सिंस मुझे मैप्स देखना और डिफरेंट जगहों पे घूमना काफी पसंद है, इसलिए मेरे पास बहुत ढेर सारे मैप्स और बीचेस से कलेक्ट किया हुआ रॉक है और सिंस काफी ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करते हैं तो क्या हम इसे अपने साथ रख सकते हैं या फिर मुझे इन्हें फेंकना होगा। और ये सुनते ही ताकुया ने रीका को समझाते हुए कहा कि तुम्हें इन सब चीजों को फेंकने की बिल्कुल जरूरत नहीं है और हम इन मैप्स और रॉक्स को अपने साथ रख सकते हैं। एंड ये सुनकर रीका सच में बहुत ज्यादा खुश है और अब वो भी ताकुया के साथ न्यू घर ढूंढने के लिए काफी एक्साइटेड है। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये दोनों घर के लिए डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट्स देख रहे हैं। एंड बातें करते हुए इन दोनों ने एक दूसरे से कहा कि घर के लिए हमारा जो जो रिक्वायरमेंट है हमें एक पेपर पर लिख लेना चाहिए क्योंकि एक बार घर लेने के बाद हम वापस उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद रीका और ताकुया ने अपना अपना रिक्वायरमेंट का लिस्ट बनाया और इन दोनों का ये लिस्ट देखकर ये तो साफ है ताकुया का लिस्ट उसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से नहीं बल्कि कामा के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना है और वहीं रीका का लिस्ट उसके मैप और स्टोन्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है। एंड रूम के बारे में डिस्कशन करते हुए जब फाइनली बारी बेडरूम की आई, दोनों का एम्बैरेसमेंट की वजह से फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है क्योंकि जाहिर है कि ये दोनों पहले की तरह अलग अलग रूम में रहने वाले नहीं है और इन दोनों को सेम रूम और सेम बेड पर सोना होगा। एंड ये चीज मन में आते ही दोनों चाह कर भी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाए, बट फिर भी जो भी हो इन दोनों को नया घर देखना ही होगा। जिसके बाद इन दोनों ने फाइनली बाहर जाकर घर देखने का डिसाइड कर लिया है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। एंड अभी रीका और ताकुया हाउस हंट पर आए हैं एंड इसमें इनकी एक एजेंसी हेल्प कर रही है। एंड घर देखते हुए जब बारी बेडरूम की आई तो एजेंसी के मैनेजर ने इन्हें रूम दिखाते हुए तुरंत एक फुटॉन भी ऑर्गेनाइज किया ताकि एज अ कपल इन्हें कोई प्रॉब्लम न हो। एंड फुटॉन देखते ही ताकुया के मन में रीका को लेकर अजीबोगरीब ख्याल आने लगे जिसकी वजह से वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रहा है और वो खुद को समझा रहा है कि अभी मेरी मेन प्रायोरिटी हाउस हंट है, ना कि इन सब चीजों के बारे में सोचना। एंड अभी आगे बढ़ते हुए ताकुया इसी बारे में सोच रहा है कि उस दिन हमारे बीच काफी चीजें होने वाली थी, बट उसके बाद से ही हम दोनों थोड़े भी आगे नहीं बढ़े हैं, तो शायद हो सकता है कि रीका इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हो। और ताकुया ने ये चीज काफी सुना है कि आजकल ऐसे लोग हैं जिन्हें इन सब चीजों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं रहता है। हालांकि वो शादी तो कर लेते हैं बट ये सारी चीजें वो अवॉइड ही करते हैं। एंड इसके बाद जब बारी दूसरे घर की आई और फिर से मैनेजर ने बेडरूम दिखाते हुए इन्हें फुटॉन और हर एक चीज के बारे में बताया, फुटॉन देखते ही रीका के मन में भी ताकुया को लेकर काफी अजीबोगरीब चीजें आने लगी जिसकी वजह से वो अभी सच में काफी एम्बैरेस्ड और साई फील कर रही है और जल्द से जल्द वो यहाँ से जाना चाह रही है। और साथ ही ताकुया और रीका बेडरूम की वजह से इतने ज्यादा साई फील कर रहे हैं कि इन दोनों ने मैनेजर से अभी के लिए फिलहाल बेडरूम से रिलेटेड बातें करने से मना किया। एंड घर लौटते हुए रीका और ताकुया ने आज जो भी घर देखे उनके बारे में बातें कर रहे हैं। हालांकि ताकुया को बेडरूम के अलावा और कुछ भी याद नहीं है और वो रीका की तरफ देखते हुए सोच रहा है कि मुझे हमेशा लगता था कि मैं पूरी लाइफ अकेले ही रह जाऊंगा, लेकिन रीका के मेरी लाइफ में आने के बाद से ही मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। एंड मुझे समझ आ रहा है कि आखिर इंसान और किसी पत्थर में क्या डिफरेंसेस हैं और अब मुझे यकीन भी हो रहा है कि मैं कोई पत्थर नहीं बल्कि एक इंसान हूँ। एंड रीका को देखते हुए ये सारी बातें सोचने के बाद ताकुया ने फाइनली उससे पूछा कि क्या चीजें हमने जहाँ उस रात खत्म की थी वहीं से शुरू कर सकते हैं। एंड ये सुनकर जैसे ही रीका ने हाँ कहा, दोनों एक दूसरे को देखकर सच में काफी साई फील कर रहे हैं, बट अगर उन्हें चीजें वहीं से स्टार्ट करनी है तो इन्हें जल्द से जल्द घर जाना होगा। जिसके बाद ये दोनों जल्द से जल्द घर पहुंच गए और ताकुया ने कामा को
अपने रूम में ही थोड़ी देर रहने के लिए कहा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ ताकुया बेड के ऊपर बैठा है, वहीं रिका उसके सामने फ्लोर पर बैठी है। और हालांकि दोनों एक दूसरे के सामने हैं, बट इन दोनों में से किसी को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब इन्हें क्या करना चाहिए एंड सबसे पहले इसे फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए। और अभी ताकुया बार बार यही सोच रहा है कि आखिर मुझे क्या कह के चीजों को स्टार्ट करनी चाहिए एंड बार बार सोचने के बावजूद भी ताकुया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। और अभी ताकुया इस बारे में सोच रहा था कि तभी जब रिका को बार बार कामा के पैरों की आवाज गेट पर सुनाई दी, उसने ताकुया को याद दिलाया कि शायद कामा के खाने का टाइम हो चुका है, इसलिए वो तुम्हें बार बार बुला रहा है। जिसके बाद कामा को खाना खिलाते हुए ताकुया यही सोच रहा है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और हमने चीजें शुरू करने का डिसाइड तो किया था, बट फिर भी हम कुछ कर नहीं पाए एंड चीजें ऑकवर्ड करने की वजह से ताकुया ने रिका से माफी मांगा। बट वहीं ये सुनकर रिका का कहना है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। और मैं तुम्हें सच सच कहूँ तो इन सब चीजों के बारे में सोच सोच कर सच में मुझे सरदर्द हो रहा था। एंड रिका ने ताकुया से ये भी कहा कि मेरे मन में यही सब चीजें चल रही थी कि अगर तुम मुझे छुओगे या फिर कुछ भी करोगे तब मैंने चीजें थोड़ी अजीब कर दी तो फिर क्या होगा। एंड ये सुनकर ताकुया को भी रियलाइज हो रहा है कि सिर्फ वही नहीं इन सब चीजों के बारे में सोच रहा था, बल्कि रिका भी इन सब चीजों के बारे में आजकल सोच रही थी। एंड इस चीज की वजह से अब ताकुया थोड़ा रिलैक्स्ड है और उसका कहना है कि ठीक है अब हम दोनों एक दूसरे को ज्यादा फोर्स नहीं करते हैं। एंड ये सुनकर रिका का कहना है कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है और अब मुझे धीमे धीमे इन सब चीजों की आदत हो जाएगी। और अगर तुम इस चीज को टेस्ट करना चाहते हो तो तुम सबसे पहले मेरे हाथ छूने से स्टार्ट कर सकते हो और शायद मुझे इससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बट वहीं सिंस ताकुया रिका को जरा भी अनकंफर्टेबल फील नहीं कराना चाहता, इसलिए उसका कहना है कि मैं तुम्हें बिल्कुल फोर्स नहीं करना चाहता। बट वहीं रिका बार बार ताकुया को यही समझा रही है जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है और मैं कर सकती हूँ, वहाँ आगे बढ़ो और मुझे टच करो। एंड रिका के बार बार कहने पर ताकुया ने फाइनली उसका हाथ टच किया। रिका को काफी टिकल हो रहा है और साथ ही इस चीज से दोनों सच में बहुत ज्यादा साई फील कर रहे हैं। एंड अभी जो कुछ भी हो रहा है ये सब चीजें देखकर ताकुया के मन में भी यही चल रहा है कि हम दोनों को देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि हम दोनों शादी करके एक साथ रह सकते हैं। बट वहीं फिर से रिका ने ताकुया को समझाया मैं पूरी तरह से ठीक हूँ और मुझे टच करने में तुम बिल्कुल हेजिटेट मत करो और तुम आगे बढ़ सकते हो। एंड रिका के ये कहने पर ताकुया अब धीमे धीमे रिका का हाथ छूते हुए आगे बढ़ रहा है। एंड जैसे जैसे ताकुया आगे बढ़ रहा है रिका का एम्बैरेसमेंट बढ़ते ही जा रहा है। एंड एक पॉइंट पर आकर रिका के लिए अपना एम्बैरेसमेंट कंट्रोल कर पाना सच में काफी टफ हो गया, इसलिए उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए ताकुया की तरफ से अपनी नजरें फेर ली। और ये देखकर ताकुया अब रिका जानना चाह रहा है क्या तुम ठीक हो ना, जिसका रिका ने जवाब दिया कि मेरे ख्याल से मैं इतना ही अभी अपना एम्बैरेसमेंट कंट्रोल कर पाऊंगी। एंड इसके बाद जहाँ तक ताकुया ने रिका का हाथ छुआ था उस जगह का रिका ने पिक्चर भी क्लिक किया ताकि उसे याद रहे यहाँ तक हम आगे बढ़ सकते हैं। और वहीं अभी ताकुया इस सब चीजों के बारे में सोच रहा था तभी रिका ने अचानक से उससे अपने कपड़े निकालने के लिए कहा। एंड ये सुनकर जाहिर है कि ताकुया काफी एम्बैरेस्ड और साई फील कर रहा है। बट वहीं रिका का ये भी कहना है कि तुम्हें अचानक से नेकेड देखना मेरे लिए सच में हैंडल कर पाना काफी टफ होगा, इसलिए शायद ये मेरे लिए एक प्रैक्टिस है, तुम अभी के लिए अपना शर्ट निकाल सकते हो जिससे मुझे तुम्हारे प्रेजेंस की आदत हो जाएगी। और अभी ये कहते हुए भी रिका मानो फ्रीज हो चुकी है एंड एम्बैरेसमेंट की वजह से उसका चिक और फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है। रिका की ये हालत देखकर ताकुया ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि शायद अभी के लिए हमें चीजें यहीं पर रोक देनी चाहिए। लेकिन वहीं रिका का कहना है कि तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिका की ये सारी बातें सुनकर ताकुया फाइनली अभी के लिए अपना शर्ट निकालने के लिए मान गया। एंड धीमे धीमे जब ताकुया ने फाइनली अपना शर्ट निकाला रिका भले ही काफी साई फील कर रही है बट वो काफी क्लोजली ताकुया को ऑब्जर्व भी कर रही है। और अभी जहाँ रिका का पूरा फोकस ताकुया के ऊपर है वहीं ताकुया रिका से जानना चाह रहा है कि आखिर अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। हालांकि ये मेरा क्वेश्चन थोड़ा अजीब है बट मैं इसका आंसर जानना चाहता हूँ। एंड ताकुया के पूछने पर रिका ने उसे बताया कि शायद अब मुझे इन सब चीजों की आदत पड़ रही है, तो हाँ इसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और वहीं रिका की ये सारी बातें सुनने के बाद ताकुया भी अपना शर्ट पहनने ही वाला था तभी रिका ने उसे रिक्वेस्ट किया क्या तुम थोड़ी देर के लिए और ऐसे ही रह सकते हो। जिसके बाद ताकुया ने शर्टलेस खाना बनाया, खाना खाया एंड काफी और चीजें भी किया। पर हालांकि ताकुया ने ऐसा कुछ होगा ये बिल्कुल नहीं सोचा था, बट उसे इस चीज से काफी अच्छा भी लग रहा है। रिका के बस में जो कुछ भी है खुद को इम्प्रूव करने के लिए हर एक चीज कर रही है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है नासुमी अपने ग्रैंडफादर से बात कर रही है एंड उसके ग्रैंडफादर उससे इंस्टाग्राम के बारे में जानना चाह रहे हैं क्योंकि आजकल एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया काफी इंपॉर्टेंट है। और शायद तुम्हें पता ही होगा कि नासुमी के ग्रैंडफादर एक सोया सॉस शॉप ओन करते हैं। एंड जब से नासुमी के ग्रैंडफादर का शॉप टेलीविजन पे आया है इनके लिए कस्टमर्स को हैंडल कर पाना सच में काफी टफ हो रहा है। जिसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है भी नासुमी रिका की मॉम से बातें कर रही है और उसने रिका की मॉम को याद दिलाया और कहा कि आपको शायद याद ही होगा कि रिका ने आपको कॉल किया था बट अभी तक आपने उसे कॉल बैक नहीं किया है। और शायद मुझे उम्मीद है कि रिका ने उस टाइम आपको यही बताने के लिए कॉल किया था कि वो शादी करने वाली है। जिसका रिका की मॉम ने जवाब दिया कि हाँ मुझे याद है बट मैं वैसी इंसान हूँ जो हर एक चीज काफी सोच समझ के कहती है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने एक वर्ड भी इधर उधर कह दिया तो चीजें और खराब हो सकती हैं। एंड रिका की मॉम की ये सारी बातें सुनकर नासुमी उनसे जानना चाह रही है कि क्या आप रिका के इस शादी के अगेंस्ट हैं। जिसका उन्होंने जवाब दिया कि नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है और मैं रिका का इस शादी में पूरा सपोर्ट करना चाहती हूँ क्योंकि ये उसका चॉइस है। और अभी रिका की मॉम ये सब चीजें कह रही थी तभी नासुमी ने उन्हें बताया कि केसुके को कुछ टाइम पहले किसी ने कॉल किया था, तो क्या मेरे अलावा कोई और भी है जो रिका और बाकी सब पे नजर रख रहा है। जिसका रिका की मॉम ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। एंड इनकी बातों से ये भी साफ है कि इन्हें भी नहीं पता कि केसुके को किसने
ने कॉल किया था। बट अभी इस बात को अवॉइड करते हुए रिका की मॉम ने नासुमी से रिक्वेस्ट किया कि क्या तुम कुछ दिन और मेरी हेल्प कर सकती हो, क्योंकि मैं अभी रिका को फेस करने के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं हूँ और मुझे पता है कि शादी एक काफी डिफिकल्ट थिंग है, इसलिए मुझे इस बारे में थोड़ी देर और सोचने की जरूरत है और मेरे लिए रिका की खुशी से ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता है। एंड रिका की मॉम की ये सारी बातें सुनकर नासुमी ने भी उन्हें दिलासा देते हुए कहा, मुझे पता है कि कभी ना कभी आप दोनों के बीच में हर एक चीज सही हो जाएगा एंड तब तक मेरे बस में जो कुछ भी है आपकी हेल्प करने के लिए मैं वो करूंगी। एंड नासुमी की ये सारी बातें सुनकर रिका की मॉम भी उससे काफी खुश है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है रिका शायद ऑफिस से घर जा रही है और अभी लगातार उसके मन में यही चल रहा है कि भले ही मैंने खुद ताकुया से कहा था कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ और ज्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए, बट फिर भी मैं ताकुया से अपना हाथ टच कराने के अलावा उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाई। और रिका ये भी सोच रही है मेरे इन सारे अजीब हरकतों की वजह से ही मैंने कई बार चीजें खराब की हैं, इसलिए मैं उम्मीद करूंगी कि ताकुया मेरे से शादी करने का डिसीजन को लेकर कभी भी रिग्रेट न करे। और अभी रिका इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसे अचानक से नाव मिल गई। एंड रिका को देखकर नाव पूरी तरह समझ पा रही है कि वो किसी चीज को लेकर तो परेशान है। एंड जब ये चीज नाव ने रिका से कहा, रिका के लिए ये चीज थोड़ी सरप्राइजिंग है कि उसका ये टेंशन उसके चेहरे पर भी विजिबल है। और अभी रिका इस बारे में सोच रही थी कि तभी नाव ने रिका को वेडिंग के लिए कांग्रेचुलेशन भी कहा। और बातें करते हुए नाव रिका से जानना चाह रही है कि क्या तुम मेरे साथ टोकोयामा के ट्रिप पर चलोगी। एंड नाव वहाँ पर एक ग्लासवेयर एग्जीबिशन के लिए जा रही है जो कि उसके फ्रेंड ने ऑर्गेनाइज किया है। और साथ ही नाव ने रिका को वहाँ पर एक न्यू स्प्रिंग रिजॉर्ट खुला है ये भी बताया। एंड इस रिजॉर्ट का इमेज देखकर रिका सच में काफी खुश है। और साथ ही बातें करते हुए नाव ने रिका से ये भी कहा कि अगर तुम मेरे साथ इस ट्रिप पर चलोगी तो मैं तुमसे इस वेडिंग के बारे में भी काफी चीजें जान पाऊंगी और मैं तुम्हारी वेडिंग के बारे में बात करने के लिए सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और वहीं इस रिजॉर्ट का इमेज और बाकी सब चीजें देखने के बाद रिका भी इस ट्रिप पे जाने के लिए काफी इंटरेस्टेड है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब रिका ने ताकुया को इस ट्रिप के बारे में बताया। ताकुया को रिका के इस ट्रिप पर जाने से जरा भी प्रॉब्लम नहीं है, पर साथ ही उसने रिका को ये भी समझाया तुम पार्टी करते टाइम थोड़ा कम ड्रिंक करना। और वहीं रिका के मन में चल रहा है कि भले ही मैं ताकुया के साथ अपने रिलेशन को और कंफर्टेबल बनाना चाहती हूँ, बट मैं भले कितनी भी कोशिश कर लूँ कर नहीं पा रही। तो हाँ, मेरे लिए ये ट्रिप काफी अच्छा रहेगा एंड मैं अपने और ताकुया के रिलेशनशिप के बारे में नाव से काफी बातें भी कर सकती हूँ और उसका सजेशन भी ले सकती हूँ। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नाव और रिका अपने ट्रिप पे आ चुकी हैं एंड एग्जीबिशन में अपने ग्लासेस रखने के बाद अब नाव रिका के साथ इस ट्रिप पे एंजॉय करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एंड थोड़ी देर ट्रेन से ट्रेवल करने के बाद फाइनली जब ये दोनों स्प्रिंग रिजॉर्ट पे पहुंचे, यहाँ रिका और नासुमी एक दूसरे को देखकर सच में काफी सरप्राइज्ड हैं। और अब ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी यहाँ पर नाव भी आ गई। नासुमी खुद को नाव से इंट्रोड्यूस करने के तुरंत बाद वो जल्दी से रिका की मॉम के रूम में आई। और अभी इससे पहले कि नासुमी कुछ भी बता पाती, रिका की मॉम ने उससे कहा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी और ये पहली बार है जब हम दोनों साथ में हॉट स्प्रिंग आए हैं और मैं यहाँ आकर सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ। रिका की मॉम को इतना खुश देखकर नासुमी बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका मूड खराब हो, इसलिए वो सोच रही है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद उसने डिसाइड कर लिया है कि सिंस कुछ दिन पहले रिका की मॉम ने कहा था कि मैं रिका से बिल्कुल मिलना नहीं चाहती, इसलिए मुझे किसी भी कीमत पर रिका और उसकी मॉम को मिलने से रोकना होगा। एंड भले ही नासुमी ने ये चीज डिसाइड कर लिया है बट उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वो ये काम कैसे करेगी। और अभी नासुमी इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी उसने नोटिस किया रिका की मॉम हॉट स्प्रिंग के लिए जा रही है, जहाँ पर होना हो रिका और नाव भी होंगी, इसलिए नासुमी उन्हें हॉट स्प्रिंग में अकेले बिल्कुल जाने देने वाली नहीं है। और वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है नाव और रिका भी हॉट स्प्रिंग में आ चुकी हैं एंड ये दोनों यहाँ पर आके सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। और अभी नाव और रिका इस बारे में बातें कर ही रही थी कि आखिर हमें इस हॉट स्प्रिंग में कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि ये हॉट स्प्रिंग सच में काफी बड़ा है, इतना कि यहाँ पर एंटर करते ही इन्हें एक बड़ा सा मैप दिखा। और अभी ये दोनों इस बारे में बातें कर ही रही थी तभी यहाँ पर नासुमी भी आ गई और उसने मैप पर एक जगह को रिकमेंड भी किया। और साथ ही नासुमी का ये भी कहना है कि जब मैं यहाँ पर आई थी तो मैंने भी इसी हॉट स्प्रिंग के साथ स्टार्ट किया था, तो शायद हमें यहीं पर चलना चाहिए। और ये कहने के तुरंत बाद नासुमी यहाँ से चली गई। और वहीं नासुमी का ये सारा बिहेवियर देखकर नाव को लग रहा है कि ये कितनी अच्छी कोवर्कर है और सिर्फ हमारी मदद करने के लिए ये उतने दूर से यहाँ पर आई। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में पता चला जहाँ नाव और रिका हॉट स्प्रिंग के एक कोने में है, वहीं रिका की मॉम और नासुमी इस हॉट स्प्रिंग के दूसरे कोने में। एंड इस चीज से नासुमी थोड़ी रिलैक्स है कि वो रिका और उसकी मॉम को मिलने से कुछ देर के लिए रोक पाएगी। और अभी ये चीज सोचकर नासुमी रिलैक्स कर ही रही थी कि तभी उसने नासुमी की मॉम को इस हॉट स्प्रिंग से जाते हुए देखा और वो जानना चाह रही है अभी आप कहाँ जा रही हैं। नासुमी के पूछने पर रिका की मॉम ने बताया कि सिंस हम यहाँ पर हैं इसलिए मैं इस हॉट स्प्रिंग के हर एक पार्ट को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। एंड ये सुनकर नासुमी थोड़ी घबरा गई बट फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि रिका अपनी मॉम से बिल्कुल न मिले। हालांकि हॉट स्प्रिंग में स्टीम होने की वजह से उसके लिए ये चीज कर पाना थोड़ा टफ हो रहा है, बट फिर भी नासुमी अपना बेस्ट दे रही है। और वहीं जब नासुमी नाव और रिका के पास गई और उनसे बातें करने लगी, नाव ने नासुमी से कहा कि अगर तुम किसी और के साथ यहाँ पर नहीं आई हो, क्यों ना तुम हम दोनों के साथ ही इस स्प्रिंग को एक्सप्लोर करो। एंड जाहिर है कि नासुमी ये बिल्कुल नहीं बता सकती कि वो रिका के मॉम के साथ यहाँ पर आई है, इसलिए उसका कहना है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेली आई हूँ। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये तीनों साथ में स्प्रिंग एंजॉय कर रही हैं और ये तीनों अभी फॉरेस्ट स्प्रिंग में हैं। और जाहिर है कि ज्यादा देर तक स्प्रिंग में रहने की वजह से नासुमी की बॉडी काफी हीट हो चुकी है और अगर थोड़ी देर और वो इस स्प्रिंग में रहेगी तो पक्का वो बेहोश हो जाएगी, इसलिए बहाना बनाते हुए वो तुरंत इस स्प्रिंग से बाहर चली आई। जिसके बाद में अगले सीन में दिखाया जाता है कि अभी नासुमी को लग ही रहा था कि वो नाव
और रिका से बचने में सक्सेसफुल रही कि तभी अचानक से नाव उसके पास आ गई और उसने जबरदस्ती नासुमी को एक और हॉट स्प्रिंग में लाया। और अभी यहाँ की पानी इतना गर्म है कि नासुमी बस यही प्रे कर रही है कि जल्द से जल्द मैं किसी भी तरीके से यहाँ से बाहर चली जाऊँ एंड रिका की मॉम को ढूंढकर उनके साथ वापस घर। और अभी नासुमी इस बारे में सोच रही थी कि तभी उसे रिका की मॉम की आवाज सुनाई दी जो कि अभी उसे ही ढूंढ रही है। एंड उनकी आवाज सुनकर नासुमी बस प्रे कर रही है कि प्लीज आप यहाँ पर मत आइएगा। एंड वहीं थोड़ी देर बाद ऐसा लग रहा है मानो गर्म पानी और इन सारी सिचुएशन की वजह से नासुमी सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। एंड जैसे वो खड़ी हुई और उसने चिल्लाते हुए कुछ कहा, अगले ही पल हमें दिखाया जाता है नासुमी बेहोश होकर पानी में गिर गई। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब नासुमी होश में आई और उसने रिका की मॉम का मैसेज पढ़ा। उसे पता चला कि किसी इमरजेंसी की वजह से रिका की मॉम को हॉट स्प्रिंग से जल्द जाना पड़ा, जिसके बाद नासुमी ने रिका और नाव से भी उन पर चिल्लाने के लिए माफी मांगा। बट वहीं नाव का कहना है नासुमी तुम्हें नहीं बल्कि हमें तुम्हें परेशान करने के लिए माफी मांगना चाहिए। जिसके बाद इन तीनों ने ढेर सारा खाना खाया और काफी एंजॉय भी किया। और वहीं नाव और नासुमी के साथ ऐसे पार्टी एंजॉय करते हुए रिका के मन में चल रहा है कि ऐसे किसी के साथ घुलना मिलना मेरे लिए थोड़ा अजीब है और ये चीज मेरे लिए काफी नया भी है। एंड ये चीज सोचते हुए रिका ने 3 से 4 ड्रिंक लिया और अभी लग रहा है ये ड्रिंक उसे चढ़ चुकी है और उसने चिल्लाते हुए दोनों से कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ डिस्कस करना है। और हालांकि रिका ने 3-4 ड्रिंक ले लिया है बट फिर भी वो अपने मन की हर एक बात कहने में थोड़ा हिचकिचा भी रही है। एंड फाइनली हिम्मत करने के बाद रिका ने नासुमी और नाव को हर एक चीज बताया और साथ ही उसने जो अपने आम का फोटो लिया था वो भी इन दोनों को दिखाया। एंड रिका की हर एक बात सुनकर नाव और नासुमी उस पर हंसने लगी और इन दोनों को रिका अभी काफी क्यूट लग रही है। बट वहीं रिका कहना है मैं क्यूट बिल्कुल नहीं हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मैं चीजों को कैसे अप्रोच करूँ और मैं कैसे आगे बढ़ूँ। एंड रिका के पूछने पर नाव ने उसके कान में कुछ तो बताया जिसे सुनकर नासुमी और रिका दोनों का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से थोड़ा रेड हो चुका है और वो दोनों नाव से कंफर्म कर रही हैं कि क्या सच में ऐसा करना चाहिए। और वहीं जहाँ इस बारे में बातें कर नाव और नासुमी काफी एक्साइटेड हैं, वहीं इन दोनों की बातें सुनकर रिका ने एम्बैरेसमेंट की वजह से अपना फेस कवर कर लिया। एंड इसके बाद नाव और नासुमी ने रिका को काफी ढेर सारे और एडवाइसेस दिए एंड रिका इन दोनों के एडवाइसेस के लिए काफी थैंकफुल भी है। और वहीं जब रिका और नाव सो गई, नासुमी सोच रही है मैंने आज से पहले कभी भी रिका से इतना डीपली बात नहीं किया था और मुझे जहाँ लगता था रिका थोड़ी खड़ूस है, लेकिन वहीं आज उससे बातें करने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि रिका सच में एक बहुत अच्छी इंसान है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन कुछ दिन बाद का दिखाया जाता है और हर दिन ज्यादा वर्कलोड होने की वजह से रिका और ताकुया आजकल थोड़ा कम ही टाइम एक दूसरे के साथ बिता पाते हैं। बट हाँ, इनके पास अब 3 दिन है जहाँ रिका ताकुया की फैमिली से मिलने वाली है। और अभी बातें करते हुए ताकुया रिका से जानना चाह रहा है कि क्या तुम्हें मेरे फैमिली से पहले मिलने में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि सबसे पहले लड़की वाले की फैमिली से मिलना चाहिए। जिसका रिका ने जवाब दिया कि शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हम दोनों किसके फैमिली से पहले मिलते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि शादी करने के बाद हम कभी उनसे मिलेंगे नहीं। और वैसे भी मेरी मॉम आजकल अपने वर्क में काफी बिजी रह रही हैं, तो हाँ उनसे बाद में मिलना ही सही रहेगा। और साथ ही सिंस रिका की मॉम ने अभी तक उसे कॉल बैक नहीं किया है, इसलिए रिका सोच रही है कि क्या मॉम के साथ कुछ गलत हुआ है। बट रिका को ये चीज पूछने में भी उसे काफी डर लग रहा है। और वहीं ताकुया के मन में भी ये सेम चीज चल रही है और वो भी रिका की मॉम से इस बारे में बात करने में काफी हिचकिचा रहा है। और हाँ, सिंस रिका ताकुया की फैमिली से मिलने जा रही है, इसलिए उसने ताकुया की मॉम, फादर और उसकी बहन के लिए काफी गिफ्ट भी खरीदा है। और वहीं रात में सोते हुए रिका उस बारे में भी सोच रही है जब नाव और नासुमी ने उसे कुछ ट्रिक बताया था जिसके हेल्प से वो ताकुया के और करीब आ सकती है। बट सिंस आजकल ये दोनों काफी बिजी रहते हैं, इसलिए रिका के पास ऐसा कोई टाइम ही नहीं मिला जो वो ये सारा ट्रिक ताकुया पर यूज कर पाए। और वहीं ताकुया के फैमिली से मिलने से पहले रिका चाहती है कि उसकी तरफ से हर एक चीज परफेक्ट रहे, इसलिए उसने डिफरेंट ड्रेसेस में अपना पिक्चर क्लिक करके ताकुया को सेंड भी किया ताकि वो कंफर्म कर पाए इन सारे ड्रेसेस में से कौन सा ड्रेस उसके लिए परफेक्ट रहेगा। और हालांकि रिका हर एक ड्रेस में ताकुया को अच्छी लग रही है, बट फिर भी ताकुया यही सोच रहा है कि शायद रिका मेरे फैमिली से मिलने से पहले बहुत ज्यादा एफर्ट दे रही है। बट हाँ, ताकुया का ये भी मानना है कि अगर मैं रिका की जगह पे रहता और मुझे रिका की फैमिली से मिलने जाना होता तो शायद मैं भी कुछ ऐसा ही करता, इसलिए मुझे हर एक चीज रिका के लिए परफेक्ट बनाना होगा। और अभी ताकुया इन सब चीजों के बारे में सोचते हुए वॉक कर ही रहा था, तभी उसने रेड लाइट पर देखा कि एक वीमेन फोन चलाने में इतनी बिजी हैं कि उन्होंने रेड लाइट भी नहीं नोटिस किया और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रही हैं। और अभी वो कार से टकराने ही वाली थी कि तभी ताकुया ने एन मौके पे उन्हें बचा लिया। और जब ये औरत ताकुया को देखने के लिए पीछे मुड़ी, हमें पता चला कि ये कोई और नहीं बल्कि रिका की मॉम है। और ताकुया को देखते ही पूरी तरह से शॉक में है और जाहिर है कि ताकुया रिका की मॉम को पहचान नहीं पाया और उसने काफी फॉर्मली उन्हें ऐसे टच करने के लिए माफी मांगा। लेकिन वहीं से ताकुया के ऐसे टच करने की वजह से ही रिका की मॉम आज बच पाई, इसलिए उन्होंने सर झुका के ताकुया को उन्हें बचाने के लिए थैंक यू कहा। एंड ये सब होने के बाद ताकुया अभी रोड क्रॉस कर ही रहा था कि वहीं हमें दिखाया जाता है रिका की मॉम की नजर पूरी तरह से अभी ताकुया के ऊपर ही है और वो छुप कर उसे ही देख रही है। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका सोने की कोशिश कर रही है बट उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसके मन में लगातार यही सब चीजें चल रही हैं कि लास्ट टाइम हम ताकुया के फैमिली के पास उनसे ये कहने गए थे कि हम दोनों शादी नहीं कर रहे हैं, बट इस बार हम दोनों ये कहने जा रहे हैं कि हम दोनों शादी कर रहे हैं। ये चीज मेरे लिए सच में काफी एम्बैरेसिंग है, बट जो भी हो ये हमें करना ही होगा। और साथ ही रिका इस चीज से काफी एम्बैरेस्ड भी फील कर रही है कि उसे खुद को ताकुया की फैमिली से अभी फॉर्मली इंट्रोड्यूस कराना होगा। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों फाइनली जब ताकुया के होम टाउन के एयरपोर्ट पे उतरे, बस में ट्रेवल करते हुए रिका पूरी तरह से फ्रीज्ड है और वो अभी सच में काफी नर्वस है। हालांकि ताकुया उसे
कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश कर रहा है, पर जाहिर है कि आगे के बारे में हर एक चीज सोचकर रिका काफी नर्वस फील कर रही है। बट फिर भी ताकुया की बातें और उसके जेंटल टच की वजह से रिका पहले से थोड़ी बेटर फील कर रही है। और साथ ही ताकुया का ये भी कहना है कि रिका, मैं समझ रहा हूँ कि पिछली बार के कंपेरिजन अब सिचुएशन काफी अलग है, पर पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके वजह से ये भी सच है कि सभी लोग तुम्हें जानते हैं, तुम्हारे लिए कुछ भी नया नहीं है। और ताकुया की ये सारी कंफर्टिंग बातें सुनकर अब रिका सच में सबसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है और उसका कहना है कि अब मुझे लग रहा है कि मैं ये कर सकती हूँ। लेकिन वहीं हालांकि ताकुया ने रिका को कंफर्टेबल फील कराने के लिए ये सारी चीजें कही, बट उसके मन में भी लगातार यही सब चीजें चल रही हैं कि डैड क्या कहने वाले हैं और उनका रिएक्शन कैसा होगा, या फिर वो मुझे होम टाउन में ही रोक न ले। एंड जाहिर है कि इन सब चीजों को सोच कर ताकुया भी काफी परेशान है, बट वो रिका को ये चीज अपने फेस पर बिल्कुल शो नहीं कर सकता। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब फाइनली ताकुया और रिका ताकुया के घर पे पहुंचे। इन्हें घर के बाहर काफी भीड़ दिखा एंड जब इन लोगों ने ताकुया को देखा सबने उसे मैरिज के लिए कांग्रेचुलेशन कहा और अपनी तरफ से डिफरेंट गिफ्ट्स भी दिया। और ये लोग कोई और नहीं बल्कि ताकुया के पड़ोसी हैं। एंड इतना ज्यादा शोर और चहल पहल देख के जब ताकुया ने रिका की तरफ देखा, उसने नोटिस किया कि इस शॉक की वजह से रिका पूरी तरह से फ्रीज हो चुकी है। इसलिए ताकुया जल्दी से सबको साइड करते हुए रिका को घर के अंदर ले गया। जिसके बाद रिका ने सबसे पहले ताकुया के फैमिली को काफी फॉर्मली ग्रीट किया और साथ ही उसने जो इनके लिए गिफ्ट खरीदा था वो भी इन्हें दिया। और शायद ताकुया ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी फैमिली रिका को इतने अच्छे से वेलकम करेगी। जब फाइनली इनकी बारी ताकुया के फादर से मिलने की आई और इन्होंने उनके रूम में एंटर किया, ताकुया के फादर ने यहाँ पर आने के लिए इन दोनों को सबसे पहले थैंक यू कहा। एंड इसके बाद फैमिली डिनर के टाइम रिका ने ताकुया की फैमिली को अनाउंस किया, मैं ताकुया से शादी करना चाहती हूँ। और साथ ही उसने थैंक यू कहते हुए खुद को फॉर्मली फिर से इंट्रोड्यूस किया। और अभी ताकुया की फैमिली रिका की तरफ काफी स्वीटली बिहेव कर रही है, जो कि ताकुया के लिए भी सच में काफी सरप्राइजिंग है। और अभी ताकुया इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर इनके नेबर भी आ गए और सभी ने काफी जॉयफुली और रिस्पेक्टफुली रिका को वेलकम किया और साथ ही इन दोनों के शादी के लिए इन्हें कांग्रेचुलेशन भी कहा। एंड ये सब चीजें देखकर ताकुया को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि चीजें इतनी आसानी से सेटल हो गई। किसी को भी यहाँ इनके शादी से प्रॉब्लम नहीं है। और जहाँ ये सभी लोग अभी इंजॉय कर रहे हैं, वहीं जब ताकुया के फादर यहाँ से जा रहे थे, ताकुया ने यहाँ से जाने के पीछे का उनसे रीजन पूछा। एंड उसके पूछने पर ताकुया के फादर ने बताया कि तुम्हारी ग्रैंड माँ का पैर टूट गया है, इसलिए वो यहाँ पर नहीं आ पाएंगी और मैं उन्हें देखने के लिए घर जा रहा हूँ और शायद तुम दोनों को भी मेरे साथ आना चाहिए। ताकुया के ग्रैंड माँ ने ही ताकुया के फादर से कहा था कि वो इस बारे में ताकुया को कुछ भी न बताएं, खामखा ताकुया को उन्हें लेकर काफी चिंता होगी। जब ताकुया फाइनली घर पहुंचा और उसने अपनी ग्रैंड माँ को स्ट्रेचर पर देखा, वो सच में काफी शॉक्ड है और उसे अपनी ग्रैंड माँ की सच में बहुत ज्यादा चिंता भी हो रही है। और जब ताकुया चिल्लाते हुए उनके पास गया, ताकुया की ग्रैंड माँ ने उसे डांटते हुए कहा कि अभी मैं सो रही थी, तो आखिर तुमने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया। एंड अभी ताकुया की ग्रैंड माँ को बातें करते हुए देखकर और उनके बिहेवियर से ये तो साफ है उन्हें ज्यादा इंजरी नहीं आई है, बस उन्हें एक छोटा सा फ्रैक्चर और बैक पेन है, तो हाँ चिंता करने वाली बड़ी बात नहीं है। और वहीं रिका को भी यहाँ पर देखकर ताकुया की ग्रैंड माँ काफी खुश हैं और उन्होंने इस शादी के लिए इन्हें कांग्रेचुलेशन भी कहा। और सिंस ताकुया की ग्रैंड माँ काफी देर से बेड पर ही थी, इसलिए उसके फादर उसकी ग्रैंड माँ को बाहर घुमाने लाए हैं। और अभी ताकुया की ग्रैंड मदर और उसके फादर बातें करते हुए सच में काफी हंस रहे हैं। एंड इन दोनों को ऐसे बातें करते हुए और हंसते हुए देखकर ताकुया का भी कहना है आज से पहले मैंने कभी भी अपने फादर का ये साइड नहीं देखा था और वो भी इस चीज से काफी सरप्राइज्ड भी है। एंड थोड़ी देर बाद जब रिका और ताकुया की ग्रैंड माँ बातें कर रही थी, ताकुया की ग्रैंड माँ ने रिका को बताया जब मैं अपने स्कूल में थी मैं ज्योग्राफी क्लब में थी और मुझे माउंटेन्स और मैप देखना सच में काफी पसंद था। एंड जाहिर है सिंस रिका को भी मैप्स और माउंटेन में काफी इंटरेस्ट है, इसलिए वो ताकुया की ग्रैंड माँ से इस बारे में बातें करते हुए सच में काफी खुश है। और वहीं दूसरी तरफ ताकुया के फादर ने उसे बताया कि भले ही तुम्हारी ग्रैंड माँ इतनी खुश है और वो सो नहीं कर रही है, बट डॉक्टर ने मुझे बताया कि अब तुम्हारी ग्रैंड माँ कभी भी चल नहीं पाएंगी क्योंकि उनके बढ़ते एज की वजह से उनके पैर में जो फ्रैक्चर आया है वो अब हील नहीं हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ ताकुया की ग्रैंड माँ ने रिका को आने वाले विंड फेस्टिवल के बारे में बताते हुए ये भी पूछा क्या तुम इस फेस्टिवल में आ रही हो और यहाँ पे तुम्हें हिस्ट्री का काफी पार्ट भी देखने को मिलेगा। एंड जाहिर है कि ताकुया की ग्रैंड मॉम के इतने अच्छे से पूछने पर रिका उन्हें मना नहीं कर पाई। एंड फाइनली ये सभी कल फेस्टिवल में भी जाने वाले हैं और ये सुनकर ताकुया के फादर भी काफी खुश हैं और उनके पास एक युकाता है जो कि वो रिका को फेस्टिवल में पहनने के लिए देना चाहते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन फेस्टिवल डे का दिखाया जाता है जहाँ रिका और ताकुया दोनों ने युकाता पहना है। एंड इस युकाता में रिका सबको काफी क्यूट लग रही है। एंड अभी इस फेस्टिवल में सभी काफी एंजॉय कर रहे हैं जहाँ सभी छोटे बच्चे रिका के साथ डिफरेंट स्टॉल्स पर जा रहे हैं। वहीं ताकुया के फादर उसकी ग्रैंड माँ को व्हील चेयर पर फेस्टिवल में घुमा रहे हैं और अभी अपनी मॉम के साथ ऐसे फेस्टिवल में घूमते हुए ताकुया के फादर को उनके बचपन का दिन भी याद आ रहा है जब वो अपनी मॉम के साथ ऐसे फेस्टिवल में घूमने आया करते थे। एंड इन सारे मेमोरीज को याद करके ताकुया के फादर सच में काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने अपनी मॉम का हाथ पकड़ते हुए उनसे कहा कि प्लीज मॉम कहीं मत जाना और मैं अपने काम में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब टाइम इतनी जल्दी बीत गया। एंड ये सारी बातें कहते हुए ताकुया के फादर के आंखों में आंसू हैं। जिसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जहाँ फेस्टिवल में घूमने के लिए सभी कई ग्रुप में स्प्लिट हो गए थे, वहीं श्राइन पर ये सभी फिर से मिल गए। और वहीं रिका के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है सही बच्चों के साथ घूमकर बहुत ज्यादा थक चुकी है। और जब ताकुया और उसके फादर हैंड वॉश कर रहे थे, ताकुया के फादर ने उसे बताया कि मैं कंपनी से रिटायर होने के बारे में सोच रहा हूँ और आगे कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। और सिंस अब ताकुया
पहले की तरह अकेला नहीं है, इसलिए उसे अभी सबसे ज्यादा चिंता रिका की हो रही है। और अभी ताकुया इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके फादर ने सर झुकाते हुए उससे कहा कि तुम्हें मेरे बारे में जो भी सोचना है तुम सोचो, लेकिन हमें तुम्हारी जरूरत है। और वहीं ताकुया बिना इनके क्वेश्चन का आंसर दिए यहाँ से चला गया। और वहीं जब रिका ने ताकुया को अकेले मायूस देखा, उसे ताकुया की काफी चिंता हो रही है। और जहाँ सभी लोग फायरवर्क देखने के लिए चले गए, वहीं ताकुया अकेले में यही सोच रहा है कि आखिर मेरे फादर को ये बात अभी क्यों करनी थी जब मेरे साथ यहाँ पर रिका आई है। और साथ ही ताकुया ये भी सोचकर परेशान हो रहा है कि जो भी उसके फादर ने उससे कहा वो सारी बातें आखिर वो रिका को कैसे कहेगा। और अभी ताकुया ये सब चीजें सोचकर परेशान हो ही रहा था कि तभी रिका ने उसे बुलाया और वो ताकुया से जानना चाह रही है कि आखिर वो किस चीज को लेकर परेशान है, जिसका ताकुया ने जवाब दिया कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है और अभी तुम मेरे बिना फायरवर्क देखने चली जाओ। लेकिन वहीं सच में अभी रिका को ताकुया की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है और उसका कहना है कि पहली बार है जब मैंने तुम्हें ऐसे देखा है और मुझे तुम्हारी काफी चिंता हो रही है। और इसलिए रिका ताकुया से बार बार उसके प्रॉब्लम का रीजन पूछ रही है और हर बार ताकुया का यही कहना है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। रिका के बार बार पूछने पर ताकुया ने जब चिल्लाते हुए उससे कहा कि मैं तुम्हें सच में कुछ नहीं बता सकता, ये सुनकर रिका पूरी तरह से शांत हो गई। रिका का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर ताकुया ने उसे माफी मांगते हुए कहा कि अभी मैं थोड़ी देर के लिए अकेले रहना चाहता हूँ। ताकुया की ये बात सुनते ही रिका तुरंत आगे बढ़ी और उसने ताकुया को हक कर लिया और साथ ही उसने ताकुया से कहा कि नहीं, तुम कभी भी अकेले नहीं रहोगे क्योंकि अब हम दोनों साथ में हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और आज ताकुया और रिका वापस टोक्यो जाने वाले हैं। जाहिर है कि इन्हें बाय करते हुए सभी काफी इमोशनल हैं और कोई नहीं चाहता कि ताकुया और रिका इतनी जल्दी यहाँ से जाएं। और वहीं बस में बातें करते हुए रिका ने ताकुया को बताया कि उसे ये जगह सच में काफी अच्छा लगा। और अभी बस से एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए रिका के मन में अभी भी वही चल रहा है कि कल ताकुया किस चीज को लेकर परेशान था। बट रिका ने खुद को समझाया कि अगर ताकुया मुझे उस चीज के बारे में बताना नहीं चाहता तो शायद मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। और ये कहने के बाद रिका सोने की कोशिश करने लगी, बट ये सारी चीज दिमाग में चलने की वजह से रिका सो नहीं पा रही है और उसे सच में जानना है ताकुया आखिर किस चीज को लेकर परेशान था। और सिंस ताकुया ये बताने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो आखिर किस चीज के लिए परेशान था, इसलिए रिका डिफरेंट रीजन के बारे में सोच रही है। एंड उसके मन में ये भी आया कहीं ऐसा तो नहीं है कि ताकुया की फैमिली हमारे मैरिज के अगेंस्ट है, या फिर कहीं मैंने कुछ गलत कपड़े पहने, या फिर जो मैंने उन्हें प्रेजेंट दिया था वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। एंड रिका अभी ऐसे ही डिफरेंट रीजन्स के बारे में सोच रही है एंड बार बार इन सब चीजों के बारे में सोचने की वजह से वो ये जानना चाह रही है कि आखिर मैंने क्या गलत कर दिया। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका एयरपोर्ट के बाथरूम में खुद को मिरर में देखते हुए अभी भी इन सारी चीजों के बारे में सोच रही है कि आखिर मैंने क्या गलती कर दी, क्या मैं अच्छे से स्माइल नहीं कर रही थी। बट हाँ, रिका को ये भी रियलाइज है कि वो शायद इन सब चीजों के बारे में ज्यादा ही सोच रही है क्योंकि ताकुया के फैमिली के एक्सप्रेशन और बिहेवियर से ये तो साफ था वो सभी रिका को काफी पसंद करते हैं। और वहीं फ्लाइट में ताकुया के फादर ने कल जो उससे कहा था वही सब चीजें उसके दिमाग में चल रही हैं। एंड जब ताकुया ने कल अपने फादर से कहा था कि क्या कंपनी की लीडरशिप थोड़े दिन और वेट नहीं कर सकती है, उसके फादर ने जवाब दिया कि मेरा डिसीजन फाइनल है और मैं चाहता हूँ कि तुम वापस कंपनी को ज्वाइन करो। एंड ये सब चीजें बार बार सोचकर ताकुया खुद से बातें कर रहा है। ताकुया मन ही मन कह रहा है कि मेरे डैड हमेशा अपने बारे में सोचते हैं कि आखिर उन्हें क्या चाहिए और क्या उन्हें पता है कि ये उनकी नहीं बल्कि मेरी लाइफ है। और अभी जहाँ ताकुया के मन में चल रहा है कि आखिर वो ये सारी बातें रिका को कैसे बताए, वहीं रिका के मन में चल रहा है कि आखिर मुझसे क्या गलती हो गई। एंड फाइनली टोक्यो पहुंचने के बाद वापस अपने अपने घर जाने से पहले रिका और ताकुया ने कुछ खाने का डिसाइड किया और खाते हुए भी जहाँ ताकुया सोच रहा है कि मुझे किसी न किसी तरीके से रिका को अपने मन में जो कुछ भी चल रहा है वो बताना होगा, वहीं रिका के मन में चल रहा है कि इन सब चीजों के बारे में बार बार सोचने से कुछ भी नहीं होने वाला है और मुझे हर एक चीज ताकुया से पूछना ही होगा। और हालांकि इन दोनों के मन में ये सब चीजें चल रही थी बट एट द एंड ये दोनों एक दूसरे से कुछ भी नहीं कह पाए। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और आज रिका को बुखार हो गया है जिसकी वजह से जाहिर है वो ऑफिस नहीं गई। एंड जब वो सुबह उठी और उसने ताकुया का मैसेज पढ़ा जिसमें लिखा है कि ऑफिस में सब कुछ बेटर रहा इसलिए तुम ज्यादा चिंता मत करो और आराम करो, ये मैसेज पढ़कर जाहिर है कि रिका बहुत ज्यादा खुश है और वो सोच रही है सिंस अब हम दोनों शादी करने वाले हैं इसलिए मुझे ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना चाहिए और जो भी मन में रहे वो ताकुया से कह देना चाहिए। एंड ये डिसाइड करने के बाद रिका का कहना है कि मेरे दिल में जो कुछ भी है अभी मैं ताकुया से कहूंगी। बट भले ही रिका ने ये चीज कहा बट वो सोच रही है कि आखिर मैं ये चीज कैसे कहूँ। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद रिका ने ताकुया को मैसेज किया कि घर जाने से पहले मुझसे मिलकर जाना। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद भले ही रिका ने ये मैसेज ड्रॉप कर दिया है बट फिर भी अभी भी वो इस मैसेज के बारे में सोच रही है कि आखिर ताकुया इन्हें पढ़कर क्या सोचेगा। और अभी रिका इस बारे में सोच रही थी कि तभी ताकुया ने इसका रिप्लाई दे दिया कि ठीक है, काम खत्म होने के बाद मैं तुमसे मिलकर घर जाऊंगा। एंड ये मैसेज रिसीव होते ही जाहिर है कि रिका बहुत ज्यादा खुश हो गई बट उसे अभी इसकी ज्यादा चिंता है कि सिंस ताकुया घर आने वाला है बट घर साफ नहीं है तो अब मैं क्या करूं। एंड जब ये सारी चीजें मन में आई रिका ने खुद को समझाया कि इस चीज का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि ताकुया को मैंने घर पर इसलिए बुलाया है ताकि हर एक चीज हम लोग के लिए नॉर्मल रहे और हम एक दूसरे के सामने परफेक्ट बनने की एक्टिंग न करें बल्कि नेचुरल रहें। और अब हर एक चीज नॉर्मल छोड़कर रिका सोने की कोशिश कर रही है और साथ ही उसके मन में चल रहा है कि अब ताकुया मेरा रियल साइड देख पाएगा। एंड सिंस अब हम दोनों कपल हैं तो शायद इस चीज से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और भले ही रिका ने ये सारी चीजें खुद से कहा बट हमें अगले ही पल दिखाया जाता है रिका वेजिटेबल्स की शॉपिंग करने आई है क्योंकि उसका फ्रिज हमेशा खाली रहता है और सिंस ताकुया उसके घर आने वाला है तो जाहिर है कि वो रिका के लिए कुछ ना कुछ बनाएगा, इसलिए एटलीस्ट रिका ने थोड़ी शॉपिंग की। और घर आने के बाद भी भले ही रिका ने खुद को समझाया था बट फिर भी वो छोटी मोटी चीजें चेंज कर रही है
है और चेंज करते करते सिंस बुखार की वजह से उसे काफी लो फील हो रहा है, वो अचानक से जमीन पर गिर गई और वो उठ नहीं पा रही है। और अभी अपने सिकनेस के बारे में रिका सोच ही रही थी, तभी उसे डोरबेल रिंग होने की आवाज सुनाई दी। बट वो बिल्कुल नहीं चाहती कि ताकुया उसे इस हालत में देखे। एंड इसके बाद जब ताकुया रूम में आया, उसे देखकर रिका का फेस एम्बैरेसमेंट की वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। और हाँ, कई बार डोरबेल रिंग करने पर भी जब रिका ने दरवाजा नहीं खोला, ताकुया ने रिका के थ्रू दिया हुआ एक्स्ट्रा की यूज करते हुए घर में एंटर किया। और सिंस कमजोरी की वजह से रिका अपने फुटोन पे ही सो गई थी और उसके आसपास मैप्स थे, इसलिए सबसे पहले रिका ने इन सारे मैप्स को क्लीन करने के लिए ताकुया को थैंक यू कहा। बट वहीं अभी भी वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ताकुया उसका ये साइड देखे। और वहीं जैसा कि रिका ने सोचा था, ताकुया उसके लिए थोड़ा कुकिंग करने चला गया और वो रिका जानना चाह रहा है कि क्या कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज है जो कि तुम खाना चाह रही हो। बट रिका ताकुया कुछ भी बनाए उसे खाने में खुश है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, आराम करते करते रिका सो गई। एंड थोड़ी देर बाद जैसे ही फोन रिंग हुआ एंड रिका ने फोन उठाया और उसने फोन पर ताकुया के डैड की आवाज सुनी। जाहिर है कि वो शॉक्ड हो गई। तब उसे रियलाइज हुआ कि ये उसका नहीं बल्कि ताकुया का फोन था, जो कि उसने गलती से रिसीव कर लिया। और अब वो सोच रही है कि आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए। एंड आसपास देखने के बाद जब उसे ताकुया नहीं दिखा, रिका सोचने लगी कि आखिर ताकुया गया कहाँ। और वहीं हमें पता चला कि ताकुया कुछ सीजनिंग्स लेने के लिए सुपरमार्केट गया है। और अभी रिका इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी, वहीं ताकुया के डैड को बिल्कुल नहीं पता है कि फोन ताकुया ने नहीं बल्कि रिका ने रिसीव किया है। और उन्होंने कहा कि फेस्टिवल में जो कुछ भी मैंने कहा उसके लिए मुझे माफ करना, और मुझे तुम्हारी ग्रैंड माँ के हेल्थ की काफी चिंता हो रही थी और शायद मुझे चीजें थोड़ी आराम से कहनी चाहिए थी। एंड मुझे तुम्हारी तरफ उतना हार्श नहीं होना चाहिए था, इसलिए मुझे सच में माफ करना। बट जो भी हो, मैं तुमसे फिर से कहूंगा कि इस बारे में रिका से बात करो। एंड ताकुया के डैड ने ये भी कहा, मैं समझ रहा हूँ कि तुम किस पोजीशन में हो एंड अभी तुमने शादी करने का डिसाइड किया, और तभी मैं तुमसे वापस कंपनी ज्वाइन करने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी तुम एक बार रिका से बात करो, एंड अगर चीजें तुम दोनों के बीच में सही रहती हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड ताकुया के डैड की ये सारी बातें सुनने के बाद जब रिका ने फाइनली उन्हें बताया कि मैं ताकुया नहीं बल्कि रिका बात कर रही हूँ, और साथ ही फोन रिसीव करने के लिए उसने ताकुया के डैड से माफी भी मांगा। बट वहीं ताकुया के डैड का कहना है कि तुम्हें नहीं बल्कि मुझे माफी मांगना चाहिए, क्योंकि शायद इसमें मेरी गलती थी। और अभी रिका के साथ साथ ताकुया के डैड भी थोड़े नर्वस हैं। एंड इसके थोड़ी देर बाद जब ताकुया शॉपिंग करने के बाद वापस लौटा और उसने रिका से उसके हेल्थ के बारे में पूछा, रिका ने ताकुया से माफी मांगते हुए कहा कि मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी। एंड ताकुया को लग रहा है कि रिका अपने हेल्थ की वजह से ऐसा कह रही है, इसलिए उसने रिका को समझाया कि तुम खुद को ज्यादा फोर्स मत करो और अभी आराम करो। एंड रिका को खाना देने के बाद ताकुया उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहने के बाद यहाँ से चला गया। एंड ताकुया के यहाँ से जाने के बाद हर एक चीज सोचकर रिका रोने लगी। और वहीं दूसरी तरफ घर पहुंचकर ताकुया भी इसी बारे में सोच रहा है। एंड उसके मन में चल रहा है कि शायद रिका के घर पर रुककर और उसके लिए खाना वगैरह बनाकर मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया, एंड मुझे खुद को उतना ज्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए था। बट हाँ, सिंस रिका ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था तो शायद सब ठीक है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन का दिखाया जाता है। एंड ऑफिस से वापस आते हुए ताकुया यही सोच रहा है कि शायद मुझे हर एक चीज रिका से क्लियरली बता देना चाहिए, मेरे फादर ने मुझसे क्या कहा। ये सब सोचते हुए जब ताकुया फाइनली घर आया, उसे टेबल पर एक लेटर मिला जो कि रिका ने उसके लिए छोड़ा है, जिसमें लिखा है, ताकुया मैं तुम्हारे पेरेंट्स से मिलने जा रही हूँ। और ये लेटर सच में काफी बड़ा है। एंड इसे पढ़कर ताकुया थोड़ा शॉक में है। और इस लेटर में रिका ने लिखा है कि गलती से ताकुया मुझे ये चीज पता चल गया कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें वापस लौटने के लिए कहा है, और मैं सच कहूँ मुझे इस चीज से दर्द हुआ कि तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और मैं भी तुमसे इस बारे में पूछना चाहती थी, बट हिम्मत इकट्ठा करने के बाद भी मैं ये चीज तुमसे पूछ नहीं पाई। और हाँ, अगर हमें वापस तुम्हारे होम टाउन में जाना पड़े तो भी मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है। और लास्ट में रिका ने लिखा है कि मैं हर एक चीज खुद हैंडल करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे कॉल मत करना। एंड ये पूरा लेटर पढ़ के ताकुया पूरी तरह से शॉक में है और उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि रिका के मन में अभी चल क्या रहा है। जिसके बाद हमें अगले सीन दिखाया जाता है, जब रिका ताकुया के होम टाउन में आई, वो सोच रही है कि आखिर मैं ताकुया ग्रैंड मॉम से क्या कहूंगी और उन्हें ये सब चीजें कैसे समझाऊंगी। और अभी रिका इस बारे में सोच रही थी कि तभी यहाँ ताकुया के डैड भी आ गए और ये रिका को देखकर पूरी तरह से शॉक में है और वो जानना चाह रहे हैं आखिर तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर ताकुया ग्रैंड मॉम भी आ गई और वो भी रिका से यही जानना चाह रही है कि मुझे लगा था कि तुम वापस टोक्यो चली गई, तो अभी तुम यहाँ पर कर क्या रही हो। जिसका रिका ने जवाब दिया कि मैं वापस गई थी लेकिन मैं आ गई, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है आखिर मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, लेकिन मैं कुछ दिन यहाँ पर रहना चाहती हूँ एंड उसके बदले मैं आपकी हर एक चीज में हेल्प करूंगी। एंड रिका की ये सारी बातें सुनकर ताकुया ग्रैंड मॉम से जानना चाह रही है कि आखिर अचानक से तुम ऐसा क्यों कह रही हो, क्या ताकुया ने तुमसे कुछ कहा है। जिसका रिका ने जवाब दिया कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और अभी रिका और ताकुया की ग्रैंड मॉम बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक से चिल्लाते हुए ताकुया के डैड ने रिका से माफी मांगा और उन्होंने रिका को समझाया कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है और जो भी मैंने कॉल पे कहा था उसे सीरियसली मत लो। बट वहीं रिका का कहना है कि नहीं, आपकी इसमें बिल्कुल गलती नहीं है और शायद कह सकते हैं इसमें किसी की भी गलती नहीं है और मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से आई हूँ। और यहाँ रिका मेनली ताकुया के होम टाउन के बारे में जानने के लिए आई है। और वहीं दूसरी तरफ ताकुया रिका के बारे में सोच कर काफी परेशान हो रहा है और रिका के बारे में जानने के लिए उसने अपनी मॉम को भी कॉल किया, बट उसकी मॉम ने बताया कि रिका यहाँ पर नहीं आई है। एंड ये सुनकर ताकुया को अब रिका की और ज्यादा चिंता हो रही है। और सिंस लेटर में लिखा हुआ था कि तुम मुझे कॉल मत करना, इसलिए ताकुया चाहकर भी रिका को कॉल नहीं कर पा रहा है। और वहीं ताकुया के होम टाउन में रिका उसकी ग्रैंड मॉम की पूरी हेल्प कर रही है और वो फार्म का हर एक काम भी कर रही है। और वहीं ताकुया के
फादर इस चीज को लेकर काफी परेशान है कि अगर ताकुया और रिका के बीच में कुछ भी गड़बड़ हुई तो इसमें सिर्फ और सिर्फ मेरी गलती होगी। और अभी ताकुया के फादर इन सब चीजों के बारे में ताकुया को बताने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी उनके पीछे रिका आ गई और उसने इनसे रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप इस बारे में ताकुया को कुछ भी मत बताइएगा। एंड माफी मांगते हुए ताकुया के फादर यहाँ से चले गए। और हालांकि ताकुया के फादर ने रिका से ये कहा कि वो इस बारे में ताकुया को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, बट फिर भी जब जब वो ताकुया को इस बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से रिका उनके पीछे आ जा रही थी। एंड ये सीन उनके लिए किसी हॉरर मूवी जैसा ही लग रहा है। एंड जब थक कर ताकुया के फादर नीचे सो गए, रिका ने उन्हें बताया कि आपकी मॉम आपको बुला रही हैं, इसलिए मैं आपके पास आई। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका ताकुया के फादर की सारे वेजिटेबल्स डिलीवर करने में हेल्प कर रही है। एंड इनके नेबर्स रिका को देखकर सच में काफी खुश हैं, लेकिन वहीं ताकुया के फादर बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इनके नेबर्स रिका को और इनकरेज करें कि वो इस विलेज में रुके। एंड ये सारा डिलीवरी कंप्लीट करने के बाद ताकुया के फादर के साथ वापस लौटते हुए रिका यही सोच रही है, यहाँ फार्मिंग फैमिली में रहना सच में काफी टफ है, क्योंकि एक दिन में ही रिका पूरी तरह से थक चुकी है और उसके बॉडी में काफी पेन भी हो रहा है। और वहीं रिका को ये चीज भी अच्छा नहीं लग रहा है कि ताकुया के फादर उसे इतना अवॉइड कर रहे हैं। इसलिए दोनों के बीच में चीजें नॉर्मल करने के लिए रिका ने इन्हें थोड़ा ब्रेक लेने के लिए सजेस्ट किया और साथ ही उसने पैकेज्ड मिल्क भी इन्हें ऑफर किया। जिसके बाद में अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों रोड के किनारे खड़े होकर माउंटेन की तरफ देखते हुए पैकेज्ड मिल्क ड्रिंक कर रहे हैं। और रिका पहाड़ की तरफ देखते हुए सोच रही है ये पहाड़ देखना मुझे सच में काफी अच्छा लगता है और मैं चाहूँ पूरे दिन इन्हें देख सकती हूँ। और साथ ही रिका इस बारे में भी सोच रही है कि अगर मैं और ताकुया यहाँ पर रहेंगे तो हमारा कितना खर्चा होगा। एंड इसके बाद वापस घर जाते हुए रिका ने ताकुया के फादर से उसे आसपास की चीजें दिखाने के लिए कहा। जिसके बाद ताकुया के फादर ने रिका को गाँव का एकमात्र एलिमेंट्री स्कूल और मिडिल स्कूल दिखाया। एंड साथ ही ताकुया के फादर ने रिका को ये भी बताया यहाँ पर आसपास ना ही कोई हॉस्पिटल है और ना ही कोई कन्वीनियंस स्टोर। एंड ये सब चीज सुनकर रिका के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है कि वो किसी चीज के बारे में तो सोच रही है। एंड इसके बाद वापस घर पहुंचने पर जब ताकुया की बहन यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई, वो रिका को यहाँ पर देखकर काफी सरप्राइज्ड है और बाकी सबकी तरह वो भी जानना चाह रही है कि क्या तुम अभी तक टोक्यो नहीं गई। और वहीं जब रिका ने ताकुया की ग्रैंड मॉम को इस बारे में बताया कि आपकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पर खाना बनाने के लिए आई है, बातें करते हुए ताकुया की ग्रैंड मदर ने रिका को हर एक चीज के लिए इतना हेल्प करने के लिए थैंक यू कहा। और साथ ही उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम्हें वापस टोक्यो चले जाना चाहिए। और उनका ये भी कहना है कि रिका मैं समझ रही हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन खुद को यहाँ के तौर तरीकों में ढालने के लिए फोर्स बिल्कुल मत करो। और मुझे पता है कि ये जगह काफी सुंदर है, लेकिन यहाँ पर रहना सच में काफी टफ है, इसलिए अगर तुम साल में एक बार भी हमसे मिलने यहाँ आओगी तो भी हमें सच में काफी अच्छा लगेगा। एंड ताकुया की ग्रैंड मॉम की ये सारी बातें सुनकर रिका का कहना है शायद आप सही हैं कि मैं यहाँ के तौर तरीकों में ढलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शुरुआत से ही मुझे ये जगह पसंद है। और रिका का ये भी कहना है कि जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने कभी भी विलेज नहीं देखा था, मैं हमेशा सिटी में ही बड़ी हुई और वहाँ के अपार्टमेंट में ही रही, लेकिन जब मैंने ताकुया से शादी करने का डिसाइड किया और मैं उसके होम टाउन आई तब मुझे भी फील हुआ कि अब मेरा एक होम टाउन और एक फैमिली है। और भले ही मैं लोगों के साथ घुलने मिलने में अच्छी नहीं हूँ, बट फिर भी ताकुया की फैमिली ने मैं जैसे हूँ वैसे मुझे एक्सेप्ट किया, इसलिए मुझे यहाँ पर सच में काफी अच्छा लगता है। ये सारा बातें करने के बाद रिका वापस ताकुया की ग्रैंड मॉम को रूम में ले गई। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ताकुया के मॉम ने उसे रिका के बारे में हर एक चीज बताया कि रिका यहाँ पर आई है और वो हम लोग की हार्वेस्टिंग में पूरी हेल्प भी कर रही है। एंड ये सुनकर ताकुया अब काफी रिलैक्स्ड है और उसने अपनी मॉम से रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आपने मुझे कॉल किया था, ये चीज रिका को बिल्कुल मत बताइएगा। और वहीं दूसरी तरफ जब नासुमे ने रिका की मॉम को बताया कि जहाँ तक मुझे पता है कुछ दिन पहले रिका और ताकुया दोनों ताकुया के फैमिली से मिलने उनके होम टाउन गए थे, बट उसके बाद से ही रिका अब तक ऑफिस नहीं आई। ये सुनकर रिका की मॉम को उसकी काफी चिंता हो रही है और वो सोच रही है कि अभी रिका के साथ क्या हो रहा होगा, कि रिका ठीक तो है ना। और वो अभी हर एक चीज को एनालिसिस करने की कोशिश कर रही है कि रिका ने अचानक से शादी किया, फिर ताकुया के पेरेंट्स से मिलने गई और अब वो गायब है, तो आखिर हो क्या रहा है। एंड इसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जब ताकुया ने रिका की मॉम का एक्सीडेंट होने से बचाया था और सिंस बार बार रिका के बारे में सोचने की वजह से रिका की मॉम को उसकी काफी चिंता हो रही थी, इसलिए वो ताकुया को रोक कर रिका के बारे में उससे पूछने से खुद को रोक नहीं पाई। और जब उन्होंने ताकुया को बताया मैं रिका की मॉम हूँ, जाहिर है कि ये सुनकर ताकुया पूरी तरह से शॉक में है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं। एंड जब ताकुया ने खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए रिका की मॉम को बताया कि रिका पूरी तरह से ठीक है और अभी मेरे होम टाउन में है, ये सुनकर रिका की मॉम अब काफी रिलैक्स्ड है। लेकिन वही ताकुया सोच रहा है कि अचानक से रिका की मॉम यहाँ पर क्यों आई। और अभी ताकुया इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी रिका की मॉम ने उससे कहा कि प्लीज अभी हमारे बीच में जो भी बातें हुई उसके बारे में रिका को मत बताना। एंड ये कहने के बाद रिका की मॉम अभी यहाँ से जा ही रही थी, तभी ताकुया ने उन्हें रोक लिया और उसके मन में चल रहा है कि भले ही मुझे इतनी देर तक यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, बट फिर भी मुझे रिका की मॉम के सामने अपना पहला इंप्रेशन काफी अच्छा बनाना चाहिए। और भले ही ताकुया के मन में ये सब चीजें चल रही हैं, बट उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि अभी आखिर उसे कहना क्या चाहिए। एंड इस चीज की वजह से वो सच में बहुत ज्यादा घबरा चुका है, क्योंकि ताकुया को इस बारे में जरा भी आइडिया नहीं है कि रिका की मॉम को उसके बारे में क्या क्या चीजें पता है, या फिर क्या रिका की मॉम उसे पसंद करती है या फिर नहीं। तो जाहिर है कि ताकुया को अभी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कन्वर्सेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए। और अभी ताकुया ये सब चीजें सोच ही रहा था और वो हार मानकर यहाँ से जाने ही वाला था कि तभी रिका की मॉम ने उससे कहा कि क्या तुम अपना ग्लासेस
चेंज करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मुझे एक काफी अच्छा इंस्पिरेशन मिला है। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है ताकुया और रिका की मॉम ग्लास शॉप में है और अभी रिका की मॉम ताकुया को डिफरेंट ग्लासेस सजेस्ट कर रही हैं। और हालांकि इस चीज से ताकुया को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट फिर भी उसने रिका की मॉम से पूछा कि आखिर हमें यहाँ पर कर क्या रहे हैं, जिसका उन्होंने जवाब दिया कि मुझे माफ करना, एज अ डिजाइनर शायद कह सकते हैं कि ये मेरी हैबिट है और तुम्हें देखकर मुझे लगा कि तुम्हारे चेहरे पर ये सारे ग्लासेस अच्छे लगेंगे। साथ ही रिका की मॉम ने एक्साइटमेंट के साथ ताकुया से ये भी कहा कि तुम्हारे अंदर सच में काफी पोटेंशियल है, बट हाँ अभी तक तुम्हें इस चीज का रियलाइजेशन नहीं है। बट वहीं ताकुया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि रिका की मॉम का आखिर कहने का मतलब क्या है। एंड इसके बाद रिका की मॉम ने ताकुया का सिर्फ और सिर्फ ग्लासेस नहीं बल्कि उसके हेयर और कपड़े भी चेंज कराए और अपने इस न्यू लुक को देखकर ताकुया पहले से काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और रिका की मॉम और ताकुया अभी सच में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब ताकुया वापस अपने ऑफिस में आया, ऑफिस का एक भी मेंबर ताकुया को पहचान नहीं पा रहा है और अभी प्रेजेंटेशन देते हुए और बाकी सारा काम करते हुए ताकुया काफी कॉन्फिडेंट फील कर रहा है, इसलिए सभी इसके पीछे का उससे रीजन जानना चाह रहे हैं और आखिर उसने अचानक अपना लुक क्यों चेंज किया, सब ये भी जानना चाह रहे हैं। जिसका ताकुया ने जवाब दिया कि शायद मैं काफी पहले से अपने आप को चेंज करना चाहता था और अब जाके मुझे ऐसा मौका मिला है। और वहीं ताकुया ने आज जो भी प्रेजेंटेशन दिया उससे ऑफिस के सभी लोग काफी इंप्रेस्ड हैं और सबको लग रहा है कि शायद रिका से शादी करने की वजह से ताकुया इतना अचानक से चेंज हुआ है। एंड इसके बाद हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और आज रिका की मॉम और ताकुया फिर से एक कैफे में मिलने आए हैं। एंड रिका की मॉम ताकुया को देखकर काफी एक्साइटेड और खुश हैं और उनका भी कहना है कि भले ही हमें मिले सिर्फ और सिर्फ 3 दिन हुआ, तुम पहले के कंपैरिजन काफी अलग लग रहे हो और तुम में अब काफी कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है। एंड थोड़ी देर बातें करने के बाद जब ताकुया थोड़ी देर के लिए वॉशरूम गया, रिका की मॉम ने अपने भाई को कॉल किया एंड इन दोनों के कन्वर्सेशन से हमें ये पता चला कि रिका की मॉम रिका के डैड से बातें करना बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं और इन दोनों को बात किए हुए काफी टाइम हो चुका है। एंड जो भी बातें करनी रहती है रिका की मॉम वो सारी बातें अपने भाई के थ्रू पहुंचाती हैं एंड इस चीज की वजह से वो सच में काफी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और साथ ही रिका की मॉम ने अपने भाई को ये भी बताया कि मैंने अभी तक रिका के शादी को एक्सेप्ट नहीं किया है। जिसके बाद जब ताकुया वापस लौटा, रिका की मॉम उससे इस शादी से रिलेटेड कुछ बातें करना चाहती हैं और इससे पहले कि रिका की मॉम कुछ कह पाती, ताकुया ने उनसे कहा कि मैं वापस अपने होम टाउन जा रहा हूँ और मैं रिका को वापस लाऊंगा क्योंकि मैं उसे अपने फादर के साथ वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे बांध कर रखा और मेरी पोटेंशियल को कभी उन्होंने बाहर ही नहीं आने दिया और वो आपसे बिल्कुल अलग हैं। और ताकुया का इतना एक्साइटमेंट देखकर रिका की मॉम उसे शांत रहने के लिए कह रही हैं, पर ताकुया लग रहा है किसी की सुनने वाला नहीं है और वो पूरी तरह से जोश में भर चुका है। जिसके बाद उसने चिल्लाते हुए कहा कि रिका और मैं हम दोनों जैसे चाहे वैसे अपनी लाइफ जी सकते हैं। और ये कहने के बाद ताकुया ने रिका की मॉम को भी अपने साथ होम टाउन चलने का इन्विटेशन दिया क्योंकि वो चाहता है कि रिका की मॉम उसके डैड से मिले। जाहिर है कि ये सुनकर रिका की मॉम काफी शॉक्ड हैं। और वहीं दूसरी तरफ जब ताकुया ने रिका को कॉल करके बताया कि मैं होम टाउन आ रहा हूँ और साथ ही मेरे साथ तुम्हारी मॉम भी आ रही है, ये सुनकर रिका मानो वहीं फ्रीज हो गई। लेकिन ताकुया इतना ज्यादा एक्साइटेड है और इतना ज्यादा मोटिवेटेड है कि उसने ये चीज रिका को इन्फॉर्म करने के बाद तुरंत कॉल कट कर दिया और उसने रिका की एक भी बात नहीं सुनी। और वहीं कॉल कट होने के बाद रिका के मन में चल रहा है कि जो मैंने ताकुया की अभी आवाज सुनी, जिस ताकुया को मैं जानती हूँ उससे ये टोटली अलग था और मेरी मॉम के साथ वो यहाँ आ रहा है, आखिर अभी हो क्या रहा है। एंड इसके अगले ही पल रिका जल्दी जल्दी ताकुया की ग्रैंड मॉम को घर में ले जाने लगी और जब उसने ताकुया की ग्रैंड मॉम को बताया ताकुया यहाँ पर मेरी मॉम के साथ आ रहा है, ये सुनकर ताकुया की ग्रैंड मॉम काफी खुश हैं। वो चाहती हैं कि रिका अपनी मॉम को यहाँ पर इनवाइट करे, लेकिन वहीं रिका का कहना है कि नहीं, मैं उन्हें यहाँ पर आने बिल्कुल नहीं दे सकती क्योंकि ताकुया की बातें सुनने के बाद मुझे ये तो समझ आ गया कि वो थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है और इसमें हो ना हो मेरी मॉम का ही हाथ है, जो कि उनकी पुरानी आदत है किसी को कंट्रोल करने के लिए वो ऐसा ही करती हैं। एंड ताकुया की ग्रैंड मॉम को घर पर छोड़ने के बाद रिका बाहर आ गई और उसने ताकुया की ग्रैंड मॉम को कहा कि मैं हर एक चीज हैंडल कर लूंगी और मैं अपनी मॉम को यहाँ पर आने बिल्कुल नहीं दे सकती। और जहाँ ये कहने के बाद शायद रिका अकेले एयरपोर्ट के लिए चली गई, वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम ने ताकुया के फादर से कहा कि हमें भी रिका के पीछे पीछे चलना चाहिए क्योंकि रिका की मॉम यहाँ पर आने वाली हैं। और ये सुनकर ताकुया के फादर का कहना है कि अगर ऐसा है तो हमें शायद घर पर ही उनका इंतजार करना चाहिए, लेकिन वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम का कहना है नहीं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर है, इसलिए हमें भी रिका के पीछे पीछे जाना चाहिए। और वहीं जब टैक्सी में से रिका ने नोटिस किया कि ताकुया के फादर और ग्रैंड मॉम उसके पीछे ही हैं, रिका ने खिड़की से बाहर निकलकर उनसे चिल्लाते हुए कहा आप लोग वहीं रहिए और मेरे पीछे पीछे मत आइए। लेकिन जाहिर है इन दोनों को रिका की आवाज बिल्कुल सुनाई नहीं दी। लेकिन वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम का कहना है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि रिका हमसे हेल्प चाहती है। जिसके बाद ताकुया के फादर ने टैक्सी का पीछा करना कंटिन्यू रखा और वहीं इनके कार के पीछे ताकुया की मॉम की कार है और वो ताकुया के फादर का सूट लाई है ताकि वो अच्छे से ड्रेसअप होकर रिका की मॉम से मिल पाए। और ये सब चीज देखकर रिका थोड़ी सरप्राइज और नर्वस है, ये सभी उसके पीछे हैं। और बस यही नहीं, जहाँ सबसे आगे रिका टैक्सी में है वहीं उसके पीछे ताकुया के फादर और ग्रैंड मॉम की कार है, वहीं उनके पीछे ताकुया की मॉम कार से है और उनके सबसे पीछे ताकुया की सिस्टर अपने बच्चों के साथ कार से है। जिसके बाद हमें फाइनली एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और रिका अपनी बहन, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स और मॉम को ऐसे सामने से दौड़ते हुए आते हुए देखकर ताकुया काफी शॉक्ड और सरप्राइज्ड है और अभी सभी आमने सामने हैं। एंड रिका ताकुया को इस न्यू लुक में
उन्हें देखकर काफी शॉक्ड है और शायद रिका को ताकुया का ये न्यू लुक बिल्कुल पसंद नहीं आया। और वहीं जब रिका की मॉम और रिका आमने सामने आए, रिका की मॉम ने उसे बताया मेरा यहाँ पर आने का बिल्कुल प्लान नहीं था और चीजें सब अचानक से हो गई। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ताकुया की मॉम ने इनसे कहा कि ये सब बातें करने का अभी यहाँ पे सही टाइम नहीं है और हमें घर चलना चाहिए एंड डिनर करते हुए हम सब बातें कर सकते हैं। और घर लौटते हुए सबके मन में यही चल रहा है कि रिका एंड ताकुया की फैमिली आखिर और वो सभी एक साथ यहाँ पर क्यों आए। जब ये चीज रिका ने ताकुया की ग्रैंड मॉम और उसके फादर से पूछा, ताकुया की ग्रैंड मॉम का आंसर सिंपल था कि हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी। और अभी सबके लिए सिचुएशन यहाँ पे थोड़ा ऑकवर्ड हो चुका है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जब फाइनली सभी ने घर में एंटर किया, इन्हें पता चला कि ताकुया की ग्रैंड मॉम ने एक फैमिली मीटिंग रखी है जहाँ पर रिका की मॉम और ताकुया की फैमिली इनके मैरिज के बारे में बातें करेंगे। एंड ये सुनकर सभी पूरी तरह से शॉक्ड हैं क्योंकि इन सब में से किसी को भी इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था। लेकिन वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम का कहना है कि ये चीज एक ना एक दिन करनी थी। और वहीं जहाँ ताकुया, रिका और रिका की मॉम इस न्यूज से सरप्राइज्ड हैं, वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम ने ताकुया की मॉम, उसके फादर और बहन एंड बाकी सबको समझाया कि हमें सबको दिखाना होगा कि हमें रिका सच में काफी पसंद है और हम उसके साथ अपना टाइम काफी एंजॉय भी कर रहे हैं। तो हाँ, मैं चाहती हूँ कि तुम सबके चेहरे पर स्माइल होनी चाहिए। एंड ये सुनकर ताकुया के पूरे फैमिली मेंबर्स इस मीटिंग के लिए काफी एक्साइटेड हैं। जिसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है एक काफी लंबा फैमिली डाइनिंग टेबल रेडी हो चुका है जहाँ ताकुया की पूरी फैमिली, रिका, ताकुया और ताकुया की मॉम बैठे हुए हैं। और अभी सबके मन में अलग अलग चीजें चल रही हैं। जहाँ ताकुया अपने डैड से कुछ चीजों के बारे में बातें करना चाह रहा है, वहीं किसी के मन में खाने के बारे में चल रहा है, वहीं रिका की मॉम के मन में चल रहा है कि मैंने अभी तक इस शादी के लिए हाँ नहीं कहा है बट फिर भी ताकुया को ऐसे अकेले छोड़कर यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकती। और सिंस ताकुया रिका की मॉम के साथ बैठा हुआ है एंड रिका ताकुया के फैमिली के साथ बैठी हुई है, इसलिए जो लेडी इन सब का इंट्रोडक्शन दे रही है वो सच में काफी कंफ्यूज हो चुकी है कि कौन किसके साथ है और कौन लड़के वाले हैं और कौन लड़की वाली। बट जो भी हो, फाइनली इनके फैमिली का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ एंड सभी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया। और अभी बातें करते हुए जब रिका ने ताकुया से पूछा कि आखिर तुम मेरे मॉम से कैसे मिले, जो कुछ भी हुआ ताकुया ने हर एक चीज रिका को बताया। एंड इसके बाद सभी ने अपना अपना ऑक्यूपेशन और अपने बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल एक दूसरे को दिया। एंड बातें करते हुए जब रिका की मॉम ने उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से यहाँ पर कर क्या रही हो, रिका को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है आखिर वो इनके इस क्वेश्चन का क्या जवाब दे। लेकिन वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम ने रिका की मॉम को बताया कि रिका हमारी यहाँ पर ग्रेप्स हार्वेस्ट करने में हेल्प कर रही थी। एंड ये सुनकर रिका की मॉम थोड़ी कंफ्यूज है और वो यही सोच रही है कि आखिर रिका ये क्यों कर रही थी। बट फिर भी वो इस सिचुएशन को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए ताकुया की ग्रैंड मॉम से कहा कि हाँ, ये चीज रिका के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। एंड ताकुया की फैमिली ने जितना रिका की मॉम से भी बातें किया, रिका की मॉम इन सबको काफी अच्छी लग रही है और काफी पसंद भी आ रही है एंड इनकी एनर्जी इन्हें काफी अच्छा भी लगा। और अभी ये सारी बातें हो ही रही थी तब अचानक से ताकुया ने अपनी फैमिली से कहा कि क्या आप रिका को यहाँ से जाने दोगे, क्योंकि गाँव में कभी कभार आना तो ठीक है लेकिन यहाँ पर रहना सच में काफी टफ है। लेकिन वही रिका की मॉम के मन में चल रहा है कि ताकुया जो तुम कह रहे हो सोच समझ के कहो। और अभी ताकुया इस जगह की बुराइयां कर ही रहा था और ये सारी बातें करते हुए लग रहा है कि थोड़े गुस्से में भी है। लेकिन वही दूसरी तरफ ताकुया की ये सारी बातें सुनकर उसके फादर थोड़े मायूस हैं और उन्होंने ताकुया की बातों से हामी भरते हुए उससे माफी मांगा। एंड ये सुनते ही ताकुया थोड़ा सरप्राइज्ड हो गया बट फिर भी उसने आगे बढ़ते हुए अपने फादर से कहा कि अब मैं बदल चुका हूँ एंड काफी सोचने के बाद मैंने अपना मन बना लिया है कि मैं अब शहर में ही रहूंगा और रिका और मैं हम दोनों वहाँ पर साथ में रहेंगे। और अभी ताकुया चिल्लाते हुए पूरे जोश में ये सब चीजें कह ही रहा था कि तभी रिका ने उस पर चिल्लाते हुए कहा कि ताकुया वापस होश में आओ। ये सुनते ही ताकुया के साथ साथ सभी पूरी तरह से शॉक में हैं और इन सबको देखकर ऐसा लग रहा है मानो सभी फ्रीज हो चुके हैं। लेकिन वहीं रिका का कहना है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं अब यहीं पर रहूंगी और सिंस हम दोनों शादी कर रहे हैं तो मैं चाहती हूँ तुम भी मेरे साथ यहाँ रहो। और जाहिर है कि ये सुनकर ताकुया को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि उसने सही तो सुना है ना, और वो भी पूरी तरह से शॉक में है। लेकिन वहीं रिका ने फिर से खड़े होकर ताकुया को होश में आने के लिए कहा और साथ ही उसने ताकुया से ये भी कहा कि शायद तुमने सही कहा कि सिटी के कंपैरिजन यहाँ पर स्कूल, सुपरमार्केट और बाकी सब चीजें नहीं है, लेकिन हमें देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सिटी में हम दोनों खुश रहते हैं? सिटी में हमेशा हमें एंग्जाइटी रहती है और हम हमेशा एक स्टेबल लाइफ ढूंढने की कोशिश करते हैं। एंड रिका के ये कहते ही हमें दिखाया जाता है जहाँ ताकुया अपनी एंग्जाइटी को कम करने के लिए हमेशा अपने कैट के साथ टाइम स्पेंड करता है, वहीं रिका खुद को रिलैक्स फील कराने के लिए सिटी में मैप वगैरह देखती है। एंड फाइनली रिका ने डिसाइड कर लिया है कि वो यहीं ताकुया के होम टाउन में रहने वाली है। एंड उसने फाइनली अपना डिसीजन ताकुया को सुनाया कि या तो हम दोनों शादी करके हमारे होम टाउन में रह सकते हैं या फिर हम इस शादी को कैंसिल कर दें। तो ताकुया तुम चूज करो, तुम्हारा डिसीजन क्या है। एंड रिका के ये कहने के बाद हमें ताकुया के चाइल्डहुड का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो अपने होम टाउन में अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है और साथ ही वो अपने फ्रेंड्स के साथ माउंटेन में घूमता था। लेकिन हाँ, इस फ्लैशबैक में हमें एक चीज समझ आया, ताकुया डिसीजन मेकिंग में थोड़ा स्लो है और ये बचपन से ही लोगों के अकॉर्डिंग अपना डिसीजन बनाता था। जिसके बाद हमें वापस प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है और आज भी ताकुया को डिसीजन लेने में काफी टाइम लग रहा है और वो अपना डिसीजन सबके सामने रखने में काफी घबरा भी रहा है। और अभी ताकुया कुछ कहने ही वाला था कि तभी रिका की मॉम ने टेबल पर हाथ मारते हुए इन्हें रुकने के लिए कहा और उन्होंने रिका से कहा कि तुमने अपने इस प्लान के बारे में
ने हमें एक बार के लिए भी नहीं बताया कि तुम ताकुया के होम टाउन में शिफ्ट होने के बारे में सोच रही हो और तुम ऐसे ही बिना किसी डिस्कशन के खुद हर एक चीज डिसाइड नहीं कर सकती हो। और साथ ही रिका की मॉम का ये भी कहना है कि जब मैं यहाँ पर आई मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था यहाँ पर आने के बाद क्या होने वाला है, और मेरे आने के 5 मिनट बाद ही फॉर्मल इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया एंड हर एक चीज इतना अचानक होने लगा कि हर एक चीज एक्सेप्ट करने के अलावा मेरे पास कोई और चारा नहीं था। एंड ये सुनकर रिका ने हर एक चीज के लिए सबसे पहले अपनी मॉम से माफी मांगा। और वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम का कहना है कि हाँ मैं समझ रही हूँ कि शायद हमने हर एक चीज में काफी जल्दबाजी कर दी एंड कुछ भी कहने के लिए आपको शायद मौका ही नहीं मिला, लेकिन मैं एक चीज आपसे कहना जरूर चाहूंगी कि रिका सच में एक अच्छी लड़की है एंड हम सबको वो पसंद है। एंड ताकुया की ग्रैंड मॉम की ये सारी बातें सुनकर रिका की मॉम कुछ भी नहीं कह पाई और उन्होंने माफी मांगते हुए सबसे कहा कि अभी मुझे काफी अपॉइंटमेंट अटेंड करने हैं, इसलिए मुझे अभी के लिए जाना होगा। और यहाँ पर जो कुछ भी बिल आया उसके पैसे ताकुया को देने के बाद रिका की मॉम यहाँ से चली गई एंड रिका के रोकने पर भी वो नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रिका और ताकुया घर लौटकर अभी आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में ही बातें कर रहे हैं। और साथ ही बातें करते हुए ताकुया रिका से जानना चाह रहा है कि आखिर इतने दिन यहाँ पर कर क्या रही थी, जिसका रिका ने जवाब दिया कि मैं ग्रेप्स तोड़ने में सबकी हेल्प कर रही थी। ये सुनकर ताकुया रिका से ये भी जानना चाह रहा है कि क्या तुमने इस काम को एंजॉय किया, जिसका रिका ने जवाब दिया कि हाँ मुझे इतने दिन यहाँ पर सच में काफी अच्छा लगा। एंड इसके बाद ग्रेप्स खाते हुए ताकुया ने रिका से कहा कि सिंस हम दोनों काफी टाइम से एक दूसरे से अलग थे तो क्यों ना हम कल कहीं बाहर चलें जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम दोनों रहें। और ये सुनकर रिका भी ताकुया के साथ कल घूमने के लिए काफी एक्साइटेड है। इसके बाद में नेक्स्ट सीन अगले दिन मॉर्निंग का दिखाया जाता है और आज रिका उठने में थोड़ी लेट हो गई और वो जब नीचे किचन में आई उसने देखा कि ताकुया भी खाना बना रहा है और उसने अपने हेयर अच्छे से कॉम्ब भी किया हुआ है। और ये देखकर रिका ने उसका पूरा हेयर बिगाड़ दिया और उसका कहना है कि तुम अपने नॉर्मल मेसी हेयर स्टाइल में काफी अच्छे लगते हो। और अभी रिका को देखकर ये तो साफ है कि आज वो काफी अच्छे मूड में है और आज के डेट के लिए सिंस ये दोनों बाहर जाने वाले हैं इसलिए ताकुया ने कुछ लंच भी बनाया है। और इसमें से जब उसने रिका को थोड़ा खाना चखाया हमेशा की तरह ताकुया के हाथों बना खाना टेस्ट करके रिका बहुत ज्यादा खुश है और उसे इसका टेस्ट सच में काफी अच्छा लगा। एंड फाइनली लंच पैक करने के बाद ये दोनों ट्रक से अपने डेट पर जा रहे हैं। एंड ताकुया को भी ट्रक से डेट पर जाना थोड़ा अजीब तो लग रहा है, लेकिन वही रिका का कहना है मुझे शायद स्मॉल ट्रक की आदत हो चुकी है। और ये दोनों आज माउंट आसो घूमने जाने वाले हैं एंड रिका ने ऑलरेडी कहाँ कहाँ ये दोनों घूमेंगे ये चीज मैप देखकर डिसाइड कर लिया है। एंड इसके बाद इन दोनों ने काफी जगह घूमा एंड काफी एंजॉय भी किया। एंड लंच करते हुए ये दोनों अपने फर्स्ट डेट के बारे में बातें कर रहे हैं। एंड रिका का कहना है कि उस टाइम के कंपैरिजन अब हम दोनों सच में काफी बदल चुके हैं, जिसका ताकुया ने जवाब दिया कि हाँ हमारे लाइफ में आजकल काफी उतार चढ़ाव आए हैं, लेकिन ऐसे एक दूसरे से नॉर्मल कन्वर्सेशन करना इससे बेटर शायद मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और अभी रिका और ताकुया बेंच पर बैठकर लंच करते हुए नॉर्मली पहाड़ की तरफ देख रहे हैं और ये दोनों अभी सच में बहुत ज्यादा खुश हैं। एंड इसके बाद में नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब ये दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंचे रिका यहाँ पर आकर सच में बहुत ज्यादा खुश है और उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो कोई बच्चा पहली बार पिकनिक पे आया है। और वो भी ताकुया को थोड़ा परेशान भी कर रही है। और बातें करते हुए रिका ने ताकुया से कहा कि ये हिल सच में काफी ऊंचा है बट फिर भी मैं देखना चाहती हूँ इसके ऊपर क्या है, तो चलो इस हिल की चढ़ाई करते हैं। एंड रिका के कहने पर ताकुया और रिका दोनों साथ में इस पहाड़ को क्लाइंब करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर पहुंचकर यहाँ का सीनरी सच में बहुत ज्यादा प्रिटी है। और अभी रिका आसपास का सीनरी देख ही रही थी कि तभी ताकुया ने उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहा कि रिका मुझे तुम्हारी जरूरत है। एंड ये सुनकर एम्बैरेसमेंट की वजह से रिका का फेस पूरी तरह से रेड हो चुका है बट उसने भी ताकुया को क्लोजली होल्ड करते हुए कहा कि मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। और आज पूरे दिन घूमने और एंजॉय करने के बाद इन दोनों ने आज की रात ट्रक में ही स्पेंड किया, लेकिन बाहर इतना ज्यादा अंधेरा है कि ये दोनों एक दूसरे का फेस भी नहीं देख पा रहे हैं। बट सिंस ताकुया और रिका अभी एक दूसरे के इतने करीब हैं और आसपास का एनवायरनमेंट पूरी तरह से शांत और कामिंग है, इसलिए इन दोनों के लिए अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाना शायद आज रात पॉसिबल भी नहीं है। जिसके बाद ताकुया ने रिका से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे कपड़े निकाल सकता हूँ। और हालांकि रिका भी काफी साई फील कर रही है बट फिर भी उसने ताकुया को इस चीज का परमिशन दे दिया। एंड इसके बाद शायद तुम्हें पता है क्या हुआ। एंड ये रात इन दोनों के लिए काफी मेमोरेबल रहा एंड ये दोनों आज एक दूसरे के होने की वजह से काफी खुश हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन अगले दिन मॉर्निंग का दिखाया जाता है और ब्रश करते हुए ताकुया के मन में कल रात जो कुछ भी हुआ वही सब चीजें चल रही हैं और वो इस चीज से सच में बहुत ज्यादा खुश है कि उसने फाइनली कर दिखाया। एंड जब वो ब्रश करने के बाद बाहर आया उसे तुरंत रिका भी मिल गई। एंड जैसे उसने रिका को गुड मॉर्निंग कहा रिका का फेस कल रात जो कुछ भी हुआ उसके वजह से पूरी तरह से रेड हो चुका है। जिसके बाद रिका ने तुरंत ताकुया की तरफ से अपनी नजरें फेर ली और ये देखकर ताकुया को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि रिका के मन में क्या चल रहा है और क्या वो मुझसे नाराज है। जिसके बाद ताकुया ने डायरेक्टली रिका से पूछा कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या, जिसका घबराते हुए रिका ने जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है और मुझे लगता है कि कल जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए एक अच्छा माइलस्टोन था। और भले ही रिका ने ये चीज कहा बट ये चीज कहते ही उसके लिए अपना एम्बैरेसमेंट और बाकी इमोशन हैंडल कर पाना काफी टफ हो गया, इसलिए उसने तुरंत ताकुया की तरफ से फिर से अपनी नजर फेरते हुए उससे कहा कि ऐसा लग रहा है मानो मेरे लिए ये सब चीजें ओवरलोड हो गया और ये सब चीजें मेरे लिए हैंडल कर पाना भी काफी टफ हो रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं इन सब चीजों को प्रोसेस कर सकूं। जिसका घबराते हुए ताकुया ने जवाब दिया कि हाँ प्लीज तुम अपना टाइम लो। और अभी ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यहाँ पर ताकुया के फादर और उसकी ग्रैंड मॉम भी आ गए और इन्होंने बताया कि ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है,
इसलिए तुम दोनों आकर खा लो। और वहीं ब्रेकफास्ट के लिए जाते हुए रिका के मन में जो कुछ भी हुआ वही सब चीजें चल रही हैं और उसे वो सारी चीजें सोचकर काफी अच्छा भी लग रहा है एंड वो भी बहुत ज्यादा खुश है। और अभी रिका खुश हो ही रही थी कि तभी फिर से वो हमेशा की तरह ओवर थिंक करने लगी और उसका कहना है कि शायद हम दोनों कल रात को ज्यादा ही आगे बढ़ गए थे। सबसे बड़ी बात हमारे फैमिली मीटिंग के जस्ट बाद और अभी ब्रेकफास्ट करते हुए रिका इन सब चीजों के बारे में सोच रही थी कि तभी हमें ताकुया की ग्रैंड मॉम का थोड़ा सा इविल स्माइल दिखाया जाता है और उन्हें पता है कल रात ताकुया और रिका के बीच में क्या हुआ, क्योंकि हर एक चीज उनके घर के बाहर ही हो रहा था। इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि कल रात घर के बाहर थोड़ा नॉइज आ रहा था एंड ये सुनते ही ताकुया और रिका पूरी तरह से घबरा गए और अभी इस बारे में ताकुया और रिका लो वॉइस में डिस्कशन कर रहे थे कि वहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम ने पूछा कि आखिर वो नॉइज कैसा था, जिसका घबराते हुए रिका ने जवाब दिया कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई नॉइज नहीं सुना। और जैसे जैसे ताकुया की मॉम रिका को टीच कर रही है वैसे वैसे उनकी बातें सुनकर रिका काफी घबरा रही है कि कहीं ताकुया की ग्रैंड मॉम को कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पता तो नहीं चल गया। लेकिन वहीं ताकुया रिका को रिलैक्स फील कराने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा है और वापस ग्रेप्स इकट्ठा करते हुए भी रिका और ताकुया कल रात जो कुछ भी हुआ उसी बारे में बातें कर रहे हैं, जहाँ ताकुया ने रिका को समझाया कि कल हमने कुछ भी गलत नहीं किया, इसलिए तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये सुनकर रिका पूरी तरह से रिलैक्स्ड है और सच में कल जो कुछ भी हुआ उससे रिका भी अब काफी खुश है। और अभी रिका खुश हो ही रही थी कि फिर से हमेशा की तरह वो ओवर थिंकिंग करने लगी और ग्रेप्स हार्वेस्ट करते हुए कल जो कुछ भी हुआ उसको सोचकर जब जब रिका खुश हो रही है वो फिर से बाकी सब चीजों को लेकर ओवर थिंक भी करने लग रही है, जिसकी वजह से वो तुरंत घबरा भी जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ सिंस ताकुया के फादर अभी अपने ऑफिस ही जा रहे हैं, इसलिए ताकुया भी उनके साथ अभी उनका ऑफिस देखने के लिए जाना चाहता है। और जब ताकुया अपने फादर के साथ उनके ऑफिस आया, बाकी सारे एम्प्लॉयज ताकुया को देखकर सच में काफी खुश हैं। और यहाँ में पता चला कि ताकुया की फैमिली एक क्लीनिंग फैसिलिटी ओन करती है, जहाँ ये सभी स्कूल, फैक्ट्री, घर और बाकी सब चीजें क्लीन करते हैं। और आज ताकुया भी इनके साथ क्लीनिंग के लिए आया है और उसने काम में सबकी हेल्प भी की। एंड फाइनली काम फिनिश होने के बाद ताकुया और उसके फादर ड्रिंक लेते हुए बातें कर रहे हैं, जहाँ ताकुया का कहना है कि ये पहली बार है जब मैंने आपका बिजनेस देखा है और ये सच में काफी इनक्रेडिबल काम है। और अभी ताकुया ये सब कह ही रहा था कि तभी उसके फादर ने कहा कि ताकुया, मैंने उस दिन तुमसे जो कुछ भी कहा था उसे तुम भूल जाओ। और हाँ, सिंस तुम्हारी ग्रैंड मॉम का काफी तबीयत खराब रहता है, इसलिए मुझे लग रहा है उन सब चीजों की वजह से मैं हर एक चीज तुम पर डालने की कोशिश कर रहा था। तो हाँ, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है और तुम इसे जैसे चाहो वैसे जी सकते हो, लेकिन हाँ, तुम रिका के साथ अच्छे से बिहेव करना, क्योंकि वो सच में एक अच्छी लड़की है। एंड ये सारी चीजें सुनकर ताकुया अब अपने फादर से जानना चाह रहा है कि अगर ऐसा है तो आप अपने इस बिजनेस का क्या करेंगे, जिसका इन्होंने जवाब दिया कि शायद मेरे पास अभी इसका कोई भी आंसर नहीं है। और वहीं ताकुया का कहना है, मेरे बचपन से ही हम दोनों की बनती नहीं थी और मैं काफी इंट्रोवर्ट इंसान हूँ, बट फिर भी सिंस मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, इसलिए आप शुरुआत से ही चाहते थे कि मैं आपकी कंपनी को आगे बढ़ाऊं। लेकिन अब मुझे रिका, कामा और अपने जॉब के बारे में भी सोचना है। एंड इन सब चीजों के बारे में सोचने के बावजूद भी मैं कोई आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अगर अभी ज्यादा लेट नहीं हुआ है तो मुझे माफ करिएगा, बट हाँ, मैं आपके इस कंपनी को हैंडल करने के बारे में सोचूंगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ताकुया और उसके फादर ने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया है कि उनके लिए अब कार चला पाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए इन्होंने ताकुया की मॉम को कॉल किया ताकि वो आकर इन्हें रिसीव कर सकें। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन काफी महीनों के बाद का दिखाया जाता है और अब दिसंबर आ चुका है और हमेशा की तरह ताकुया और रिका अपने काम में थोड़ा बिजी भी हैं, लेकिन अभी तक अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन पर साइन नहीं किया है, क्योंकि ताकुया के होम टाउन में रिका और उसकी मॉम के बीच में काफी चीजें गड़बड़ हुई और रिका चाहती है कि शादी करने से पहले वो अपनी मॉम के साथ हर एक चीजें सही कर ले। इसलिए चीजें लेट करने के लिए रिका ने ताकुया से माफी मांगा और बातें करते हुए रिका का कहना है कि जब दो लोगों को शादी करना है तो आखिर उसमें फैमिली क्यों इन्वॉल्व रहती है और हमें पेरेंट्स की ब्लेसिंग की क्यों जरूरत है, बिना इन सब चीजों के भी शादी हो सकती है। और जाहिर है कि ताकुया के पास रिका के इस क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं है और वो भी यही सोच रहा है कि आखिर हम शादी करते क्यों हैं। जिसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और ऑफिस में रिका और ताकुया ने अपने अपने कलीग से यही सब क्वेश्चन पूछा कि आखिर लोग शादी क्यों करते हैं। एंड इस क्वेश्चन को लेकर सबका अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, जहाँ कुछ का कहना है मेरी तो शादी ऐसे ही हो गई थी और शुरुआत में मैं भी शादी करना नहीं चाहता था, बट उम्र बढ़ने के साथ साथ शादी करना पड़ता ही है। और वहीं कुछ लोग का कहना है कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो तुम सच में आगे चल के काफी रिग्रेट करने वाले हो। बट इतने लोगों से बातें करने के बाद भी रिका के मन में अभी भी यही क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर लोग शादी क्यों करते हैं। और जब ये चीज रिका ने नाव से पूछा, नाव का कहना है तो क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम शादी नहीं करने वाली हो। एंड ये सुनकर रिका ने नाव को समझाया कि मेरा कहने का ये बिल्कुल मतलब नहीं है, मैं शादी नहीं करने वाली हूँ, बल्कि मेरे मन में यही क्वेश्चन चल रहा है कि आखिर शादी करने की क्या जरूरत है और लोग शादी करते ही क्यों हैं। लेकिन वही नाव का कहना है इन सब चीजों के बारे में सोचना बेकार है। और मेरे ख्याल से सदियों से ये चीज चलती आ रही है कि लोग शादी करते हैं, तो कह सकते हैं ये एक ह्यूमन नेचर है। और जहाँ नाव रिका को शादी के बारे में समझाने की कोशिश कर रही थी, वहीं अब ऐसा लग रहा है वो भी इस टॉपिक के बारे में सोच सोचकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुकी है। एंड इसके बाद पार्क में बैठकर रिका और ताकुया भी इसी बारे में बात कर रहे हैं। एंड इन दोनों का कहना है कि जितना हम लोगों से इस बारे में पूछ रहे हैं उतना ही ऐसा लग रहा है मानो हम इस चीज को कम ही समझ पा रहे हैं। एंड दोनों इसी चीज में फंसे हुए हैं कि आखिर ये शादी है क्या।